नमस्कार शेतकरी मित्रांनो. इंडियन डेअरी फार्मर असोसिएशनच्या वतीने मी डॉक्टर दिनेश भोसले तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. आज हा आपला स्पेशल वेबिनार आहे. या वेबिनारमध्ये आपण डॉक्टर धनंजय परकाळे सर यांना आमंत्रित केलेलं आहे. 10 दिवसापूर्वीच आपण सर्वांनी सरांचं लेक्चर ऐकलेलं आहे. पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर ॲडिशनल कमिशनर आहेत आणि महाराष्ट्र लाईव्हस्टॉक डेव्हलपमेंट बोर्ड जे आहे त्याचे सर चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर आहेत. आणि आज आपल्यासोबत डॉक्टर अरविंद गौतम मॅनेजिंग डायरेक्टर जीनस एबीएस इंडिया हे सुद्धा आहेत. आणि आजचा आपला या स्पेशल वेबिनारचा विषय जो आहे तो आहे की सेक्स सॉर्टेड सिमेंटचे तंत्रज्ञान म्हणजेच शेतकऱ्याला वरदान. तर सर्वात प्रथम मी परकाळे सरांना आमंत्रित करतो की त्यांनी आपले विचार मांडावे आणि त्यानंतर मग डॉक्टर अरविंद गौतम आणि डॉक्टर राहुल गुप्ता हे बोलतील आणि त्यानंतर आपण शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊया. तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर हे दिलं जाईल. परकाळे सर तुम्ही बोला आता. नमस्कार सर्व शेतकरी बांधवांना माझा प्रणाम. आज ज्या विषयावर आपण बोलणार आहोत त्या सेक्स सॉर्टेड सिमेंट या विषयाची थोडीशी पार्श्वभूमी मी सुरुवातीला सांगतो. टेक्नॉलॉजी काय आहे ती थोडीशी माहिती देतो आणि नंतर ॲक्च्युअल त्याचं आपल्याला किती उपयोग होणार आहे आणि आपण कसं करून घेणार आहोत ते मी आपल्याला सांगतो. याप्रमाणे आपण पुढे जाऊया. 15 ते 20 मिनिटाचं माझं प्रेझेंटेशन असेल आणि त्याच्यानंतर मग आपण गौतम साहेबांचं प्रेझेंटेशन झाल्यानंतर राहुल गुप्ता आहेत आणि त्याच्यानंतर आपण त्याचं प्रश्न उत्तराचं आपण हे करणार आहोत. तर मी त्वरित सुरुवात करतो की जे सेक्स सिमेंट आहे त्याचा आपल्याला नक्की काय उपयोग आहे. कारण आपण पाहिलं की अनेक देशांमध्ये सेक्स सॉर्टेड सिमेंट वापरलं जात आहे. ते काय आहे याच्यात पेपरमध्ये पण बरीच माहिती आलेली आहे आणि अनेक सोर्सेसमधनं अनेक ठिकाणाहून आपल्याला ती माहिती सध्या मिळत आहे. त्यामुळे इतर जे देश वापरतात त्यांच्या मानाने आपल्याकडे जे काही गाई आणि म्हशींची संख्या आहे ती खूप मोठी आहे आणि त्यामुळं कोणत्याही टेक्नॉलॉजीचा उपयोग जर करायचा असेल तर अनेक कंपन्या अनेक देश आपल्याकडे त्यासाठी पाहतात. आता सध्या कोरोनाचं वॅक्सिन ही सुद्धा मोठी एक गरज जगभर भासते आणि त्याकरता सुद्धा टेक्नॉलॉजीचं डेव्हलपमेंट असू द्या किंवा टेक्नॉलॉजीचा अंतिम वापर असू द्या भारताकडे सर्व जगाचं लक्ष असतंय. त्यामुळे त्या पार्श्वभूमीवर आपण सुरुवात करू की आपल्याला याची नेमकी गरज काय आहे. प्रेझेंटेशन जरी इंग्लिशमध्ये असलं तरी आपण डिस्कशन जे आहे चर्चा जी आहे ती शेतकऱ्यांना कळावं म्हणून मराठीत करणार आहोत. तर आपण 3 मुद्दे महत्त्वाचे आपण पाहणार आहोत. याच्यामध्ये आपल्याला याची नेमकी गरज काय, जर गरज असेल तर जी काही टेक्नॉलॉजी आहे ती आपण स्वीकारण्याकरता पूर्ण तयार आहोत का आणि असलोच तयार तर आपल्याला ती परवडणार आहे का. आणि या तिन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. गरज आहे खूप, प्रत्येकाला वेळ कमी भासतो, कमी पडतो कामांना आणि म्हणून त्याला वेळ वाचवण्याची गरज भासते. परंतु प्रत्येकजण विमानाने प्रवास करू शकत नाही. एक तर काहींना ते जमत नाही किंवा जमलं तर ते परवडत नाही. तीच गोष्ट इथं लागू पडते की ही टेक्नॉलॉजी अस्तित्वात आहे पण त्याची आपल्याला गरज आहे का. गरज असली तर ती आपण वापरू शकणार आहे का आणि वापरू शकणार असलो तर ती आपल्याला परवडणार आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर आपण हे चित्र पाहतोय की आता सध्या इतर जी राज्य आहेत त्याच्यामध्ये आपल्या म्हणजे महाराष्ट्रातलं हे चित्र नाही आहे अजून, परंतु इतर राज्यामध्ये असं चित्र वस्तुतः पाहायला मिळतं. तुम्ही अगदी गाडीने जर इतर राज्यात गेलात बाय रोड तर कळपच्या कळप रस्त्यामध्ये बसलेले असतात गायींचे आणि काही राज्यामध्ये त्यांना रस्त्यातनं किती रहदारीचा वेळ असू द्या सकाळच्या अगदी 9 ते 11 12 पर्यंत जो प्राईम टाइम असतो रहदारीचा त्याच्यामध्ये सुद्धा त्या गायींना कुणीही रस्त्यातनं उठवत नाही. ज्या संत गतीने मग रहदारी चालेल त्याच गतीने ती चाललेली असते. तर अशा पद्धतीने ही जी काही प्रॉब्लेम आहे तो इतर राज्यामध्ये ऑलरेडी वाढलेला दिसतो. त्याचं कारण असं की सगळ्यांना माहिती आहे की आता बैलांची जी गरज आहे ती शेतीच्या कामासाठी सुद्धा कमी राहिली. कारण एक बैलजोडी जर वर्षभर सांभाळायची म्हटली
त्याला नुसतं खायला प्यायला घालायचं म्हणलं तर 150 ते 200 रुपये एका चांगल्या बैलाला खाण्याचा खाद्य घालण्याचा खर्च येतो. आणि बैलजोडी सांभाळायची म्हणलं तर 300 ते 400 रुपये आपण मिनिमम धरू. 300 रुपये तर 300 गुणिले 365 म्हणजे 10-15 हजार रुपये त्याला नुसतं सांभाळायचा खर्च येतो. त्याच्या मागे गडी लावावा लागतो. गडीचा खर्च वेगळा, तो 1,00,000 रुपये येतो वर्षाला. म्हणजे असा एवढा मोठा खर्च जर हे होणार असेल तर कोणी ते पाळायला तयार होणार नाही. आणि त्याच्या बदल्यात बैलाने जे काही तुम्ही काम करणार शेतीचं त्याच्याऐवजी ट्रॅक्टर निघाला तर ते लवकर होतं, कमी खर्च येते आणि मेंटेनन्सचा कुठला खर्च येत नाही. भाड्याने सुद्धा तुम्ही 1-2-4 दिवस ट्रॅक्टर घेतला तर तुमचं काम इझिली होणार असतं. त्यामुळे तसाच विचार हल्ली प्रत्येक जण करत आहे. त्यामुळे काय होतंय की ही मेल वासरं म्हणजे नर वासरं जी जन्मतात ती शेतकऱ्यांकडनं सोडून देणे वाचून, कारण गोवंश हत्याबंदीचा जर कायदा लागू असेल तर ती सांभाळणं न जमल्यामुळे नाईलाजाने ती सोडून देणे व्यतिरिक्त त्यांच्यापुढे पर्याय राहत नाही. हे बघतोय आपण की ट्रॅक्टरचा वापर कसा वाढत चाललेला आहे. आणि अगदी म्हणजे 2 जनावरांमध्ये चर्चा जरी झाली तरी ती एकमेकाला ते म्हणतायत की कीज टू युअर न्यू रिप्लेसमेंट इज ट्रॅक्टर. म्हणजे तुमची आता गरज राहणार नाही, ट्रॅक्टर शेतकऱ्याकडे आलेला आहे. तर हे जे काही टेक्नॉलॉजी आहे त्याच्यामध्ये जे काही स्पर्मेटोझोआ वेगळे काढले जातात की ज्याच्यापासून फक्त कालवडीच होतील, ते नेमकी काय आहे तर एक तर, आणि त्याची गरज काय आहे. एक तर दुधाची गरज सगळीकडे वाढत चालली. म्हणजे फक्त गायी आपल्याला दूध निर्माण करण्याकरता पाहिजे. बैलांचं जे शेतीच्या ओढकामाचं काम होतं ते कमी होत चाललेलं आहे. म्हणजे त्यांचा फक्त उपयोग जर झाला तर ब्रीडिंग करण्याकरता उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे काव्ज ऑफ डिझर्ट सेक्स म्हणजे ज्या एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन शेअरिंग राहिलंय तुमचं. शेअरिंग झालंय का नाही? नाही केलेलं नाही तुम्ही. अरे हा तुम्हीच दिसतायत बोलताना. स्क्रीन शेअर करावं लागेल. हा स्क्रीन शेअर केलेलाच आहे ना. एक मिनिट. आता आता होत आहे सर. होत आहे ना? आता फुल स्क्रीन करून घ्या सर. हा तेच म्हटलं, मला वाटलं मग सुरुवातीपासूनच दिसतंय ते. नाही स्क्रीन झालं नव्हतं म्हणून मी बोलत राहिलो, सॉरी. आधी नाही पण हरकत नाही. म्हणजे तुमचं बोलणं सगळं व्यवस्थित होतं. म्हणजे स्क्रीनची आवश्यकता नव्हतीच. ओके, हरकत नाही. आता दिसतंय ना? हो, फुल स्क्रीन करून घ्या ना सर. फुल स्क्रीन केलेलं आहे तरी पण एक मिनिट फुल स्क्रीन करतो. खालच्या साईडला असते तिथं फुल स्क्रीन करायला. फुल स्क्रीन हे करतो मग करतो. ठीक आहे सर, नाही केलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. काय होत आहे ना? आता झालं सर. हा ठीक आहे, ओके. हा हे मगाचं जे स्लाइड बद्दल आपण बोललो ते आहे. आणि आता त्याच्या पुढची स्लाइड की आता आपण ज्या ह्याचं सेक्सचं काप पाहिजे, मेल पाहिजे का फिमेल पाहिजे ते तयार करू शकतो. अशी टेक्नॉलॉजी आपल्या हातात आहे. ती का आणखीन आवश्यक आहे तर आपल्याकडं जे काही गायी किंवा म्हशींचा कळप असेल त्याच्यामध्ये जी काही आपल्याला दूध देणारी जनावरं आहेत ती आज ना उद्या ती म्हातारी होणार आहेत आणि त्याचं रिप्लेसमेंट, त्याच्या बदली दुसरी नवीन जनावरं आपल्याला आणावं लागणार आहे. ते कालवडीच्या स्वरूपात आपण आणू किंवा रेडीमेड गाई म्हशींच्या स्वरूपात आपण आणून दूध देणार आहे. परंतु त्याच्याकरता लागणार आहेत एक तर, आणि जर तुम्हाला वाढवायचं असेल कळपाची संख्या, जनावरांची संख्या दूध देणाऱ्या, तरी सुद्धा तुम्हाला फिमेल जनावरांची म्हणजे कालवडींची गायींची किंवा म्हशींची दूध देणाऱ्या गरज भासणार आहे. तर ह्या टेक्नॉलॉजीमध्ये काय केलं जातं तर सुपर ओव्ह्युलेशन आणि इन्सेमिनेशन, म्हणजेच एका वेळेला जे काही एक स्त्रीबीज गाय माजत आल्यावर सुटतं त्याच्याऐवजी एकाच्या ऐवजी जास्त संख्येने स्त्रीबीज सुटावीत म्हणून जी काही आपण प्रोसेस अवलंबतो त्याला म्हणतात सुपर ओव्ह्युलेशन. आणि त्यानंतर इन्सेमिनेशन करून त्याचं जर सिमेन तुम्ही सेक्स सॉर्टेड वापरलं तर मग कालवडीत जन्माला येण्याची शक्यता जी आहे ती 90% पर्यंत आहे. त्याच्यानंतर प्रोजेनी टेस्टिंग करू शकतो आपण लवकर, कारण प्रोजेनी टेस्टिंग मध्ये काय होतं की एकदा तुम्ही ज्या वळूचं सिमेन वापरता त्या वळूची त्या अनुवंशिक क्षमता, दूध देणाऱ्या कालवडीने निर्माण करण्याची जी अनुवंशिक क्षमता आहे त्या वळूची ती किती चांगली आहे हे टेस्ट करण्याकरता तुम्हाला लवकर कालवडी जन्माला येणं आवश्यक असतं. म्हणजे समजा तुम्ही एक खूप चांगली गाय तुमच्याकडे आहे
अगदी म्हणजे बा रोज 25, 30, 40 लिटर दूध देते आणि तिच्या कालावधी तुम्हाला वाढवायच्या, तर ते तुम्हाला ती एकदा गाभण राहिली तर साधारणपणे एक म्हणजे 280 दिवसानंतर जे काही काप होईल, वासरू होईल, ते एक तर मेल असेल किंवा फिमेल असेल. पण तुम्हाला तिच्यापासून अपेक्षा काय आहे, की या गायीपासून मला जर सगळ्या कालवडी मिळाल्या तर माझ्या कळपामध्ये लवकर लवकर चांगल्या दूध देणाऱ्या गायींच्या संख्येमध्ये वाढ होईल. आणि म्हणून हे सेक्स ऑर्गेनिक सिमेंट वापरणं गरजेचं आहे. आणि मग त्याचे पासून समजा वळूची सुद्धा आवश्यकता ब्रिडिंगसाठी असणार आहे. पण असा एखादा वळू आपण घेतला, जे काही 10% शक्यता असते मेल काप मिळण्याची, त्यातला एखादा मेल काप आपण पाळला तर त्या मेल काप मध्ये नर वासरामध्ये त्याच्या आईपासून त्याची जी दूध देण्याची क्षमता आहे ती किती आली आहे का नाही हे सांगण्याकरता प्रोजेनी टेस्टिंग करावं लागतं. म्हणजे त्या वळूपासून पुन्हा तो मोठा व्हायला पाहिजे, त्याचं सिमेंट वापरायला पाहिजे, त्याच्यापासून कालवडी जन्मायला पाहिजे, ते जास्त संख्येने जन्मला तर लवकर लवकर रिझल्ट येतील. याकरता सुद्धा हे टेक्नॉलॉजीचा वापर करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर आता लेटेस्ट आपण जे वर पाहिलं सुपरव्युलेशन करून त्याचं इन्सेमिनेशन करायचं आणि मग आतल्या आत त्याचे गायीच्या गर्भाशयामध्येच एम्ब्रो तयार होतील आणि अशा एका वेळेला 5, 6, 10, 12 पर्यंत एम्ब्रो जास्तीत जास्त तयार होतात. आणि त्याच्यामधलं किती आपण काढणार त्याला लिमिटेशन आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त काढू शकत नाही. प्लस सुपरव्युलेशन करताना जे हार्मोन वापरण्यात येतात त्याचा सुद्धा गायीच्या शरीरावर काही साईड इफेक्ट होत असतो. त्यामुळे एका वर्षात 2 किंवा 3 वेळाला सुपरव्युलेशन केलं की मग फारसं त्याच्यापेक्षा जास्त काही आपल्याला करता येत नाही. ती जी काही लिमिटेशन्स आहेत, मर्यादा आहेत त्या टेक्नॉलॉजीच्या, त्या इन विट्रो फर्टिलायझेशन आणि ओव्हम पिकअप या टेक्नॉलॉजीमध्ये कमी करण्यात आलेल्या आहेत. आणि म्हणून अगदी गाय गाभण असताना सुद्धा तिची स्त्री बीज काढू शकतो आपण. आणि ती गाय गाभण राहिलेली आहेच समजा, तिचा गर्भ वाढतच राहणार आहे, पण त्याच वेळेला तुम्ही तिच्या ओव्हरीवरनं ओव्हम पिकअप पद्धतीने स्त्री बीज काढू शकता, ते बाहेर फर्टिलाइज करू शकता. म्हणजे तिचं काप जर आज ती गाभण असेल आणि ती 2 महिन्याची गाभण असेल तर ती 7 महिन्यांनी येणार आहे. पण तुम्ही त्या 2 महिन्याची गाभण असताना जे काही स्त्री बीज काढणार त्याचं बाहेर फर्टिलायझेशन इन विट्रो करून त्याचे जर गर्भ तयार केले ते दुसऱ्या गायीमध्ये सोडले तर हे काप मूळचं 7 महिन्यांनी त्याला जन्म देणार आहे. आणि त्याचबरोबर 2 महिन्यानंतर जे काही स्त्री बीज तुम्ही कलेक्ट केली ओव्हम पिकअप पद्धतीने त्याच्यापासून त्या पहिल्या कापचा जन्म झाल्यावर आणखीन 2 महिन्यात आणखीन बऱ्याच कापचा जन्म होऊ शकतो दुसऱ्या गायींच्या गर्भाशयाचा वापर करून. इतकं चांगलं टेक्निक आता डेव्हलप झालेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये जर आपण सेक्स सॉर्टेड सिमेंट वापरलं तर मग कालवडी जन्माला घालण्याचं निश्चित तंत्र आपल्या हातात आहे असं म्हणायला हरकत नाही. या गायीमध्ये साधारणपणे 60 क्रोमोझोमच्या जोड्या असतात आणि त्यामधल्या 30 क्रोमोझोमच्या जोड्या असतात, म्हणजे 60 क्रोमोझोम असतात. त्यामधल्या 29 ज्या जोड्या आहेत, पेअर्स आहेत, त्या सोमॅटिक ग्रोथसाठी असतात आणि एक जी पेअर आहे ती सेक्स क्रोमोझोमची असते. म्हणजेच एका ह्याच्यामध्ये एक्स असणार, गायीमधनं एक्स येणार आणि जे काही वळूचं सेमेन असेल त्यामधनं XY येणार. आणि जर आपल्याला कालवडीच पाहिजे असतील पुढच्या पिढीमध्ये तर गायीमधनं सुद्धा एक्स येणार आणि त्याच्याबरोबर संकर करण्यासाठी फक्त एक्स क्रोमोझोम असलेले जे स्पर्मेटोझोआ आहेत ते आपल्याला सिमेंटमध्ये असले पाहिजे. म्हणजे त्यामध्ये वाय स्पर्मेटोझोआ नको आहेत आपल्याला. तर असं पद्धतीचं सिमेंट सेक्स सॉर्टेड सिमेंट आता आपल्याला उपलब्ध होत आहे. आता हे जी काही टेक्नॉलॉजी आहे ती कशाच्या आधारावर केली गेली. जर वळूच्या सिमेंटमध्ये एक्स आणि वाय कंटेंट असणारे स्पर्मेटोझोआ जर कॉमनली मिक्स्ड असतात तर मग आपल्याला वाय स्पर्मेटोझोआ बाजूला कसे करता येतील त्याचा विचार शास्त्रज्ञांच्या मनामध्ये खूप वर्षापासून सुरू होता. आणि त्याला जे उत्तर सापडलं की ज्याच्या योग्य आपल्याला हे करता येईल ते म्हणजे वाय स्पर्मेटोझोआचा तुम्ही शेप बघितला आणि एक्सचा बघितला तर एक्स मध्ये ही उजव्या बाजूची खालची जी दांडी आहे ती जादा आहे आणि वाय मध्ये ती नाही आहे. त्यामुळे एक्सची जी साईज आहे एक्स क्रोमोझोम असलेल्या स्पर्मेटोझोआची ती थोडीशी त्याचं मॉलिक्युलर वेट सुद्धा जास्त आहे आणि त्याच्यामुळे ते वजनाने जास्त आहे आणि साईजही मोठा आहे. या गोष्टीचा वापर करून शास्त्रज्ञांनी विचार केला की आपल्याला काहीतरी करता येईल. आणि त्याच्यामध्ये मग त्यांनी प्रमाण काढलं की जे काही एक्स क्रोमोझोमला एक दांडी जास्त असते त्याच्यामध्ये किती प्रमाण त्या स्पर्मेटोझोआमध्ये डीएनएचं जास्त असतं. कारण क्रोमोझोम आहे म्हणल्यावर त्यात डीएनए असतात. डीएनएचे 2 क्रोमोझोम
त्याच्यानंतर त्या क्रोमोझोमवर जीन लोकेटेड असतात, म्हणजे वेगवेगळ्या गुणधर्माचे जे काही जीन असतात. मग तो रंग असेल, दूध देण्याचं प्रमाण असेल, उंची असेल, शिंग, त्याचे खूर कसे असणार, सगळ्या बाबतीत जे काही गुणधर्म ठरवले जातात अनुवंशिक, ते जीनच्या माध्यमातून ठरवले जातात. आणि ह्या जीनचं प्रमाण किती जास्त आहे एक्स मध्ये वायच्या तुलनेत हे बघितलं शास्त्रज्ञांनी, तर वेगवेगळ्या ब्रीडच्या संदर्भात ते पर्सेंटेज जास्त असण्याचं वेगवेगळं आहे. होस्टेन फ्रिजिनच्या संदर्भात ते 3.98% जास्त आहे. जर्सीच्या बाबत ते 4.24% जास्त आहे. अँगस, हेरेफोर्ड आणि ब्राह्मण हे आपल्याकडनंच ओंगळ नेऊन तिकडं क्रॉसब्रेड केलेलं आहे, तर ते त्याच्यामध्ये सुद्धा 3.33 तेवढं पर्सेंटेज जास्त आहे. म्हणजे वेस्टर्न ब्रीडमध्ये थोडंसं त्याचं पर्सेंटेज एक्स मध्ये वाय पेक्षा थोडंसं तुलनेने जास्त आहे, तर इंडियन ब्रीडचा वापर करून केलेल्या क्रॉसब्रीडमध्ये ते थोडंसं कमी आहे. इंडिजिनस जे ब्रीड आहेत आपले, गीर असेल, सायवाल असेल, राठे असेल, थारपारकर असेल, कांक्रेज असेल, याच्यामध्ये ते आणखीन थोडंसं कमी आहे 3.73 पेक्षा. तर या पद्धतीमध्ये वेगळे करण्याच्या साठी अनेक प्रकारच्या पद्धती शास्त्रज्ञांनी वापरून पाहिल्या. त्याची एक सर्वसाधारण माहिती सांगतो, फार डिटेलमध्ये याच्यामध्ये जाण्याची आपल्याला गरज नाही. रामन मायक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी, परकॉल डेन्सिटी ग्रेडियंट, फ्री फ्लो इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्लोरोसेन्स इन सिटू हायब्रिडायझेशन आणि फ्लो सायटोमेट्री. ह्यात सगळ्यात एफिशियंट आणि चांगली ठरलेली जी पद्धत आहे जी सध्या वापरात आहे ती म्हणजे फ्लो सायटोमेट्री. तर त्याच्यामध्ये 85 to 95% सॉर्टिंगचे जे सक्सेस रेट आहे तो आहे. अल्ब्युमिन ग्रेडियंटमध्ये 75% आहे. परकॉल डेन्सिटी ग्रेडियंटमध्ये 86 to 94% आहे. स्पर्म सॉर्टिंग बेस्ड ऑन व्हॉल्युमेट्रिक डिफरन्समध्ये 80% आहे. त्यानंतर सेंट्रिफ्युगल काउंटर करंट डिस्ट्रीब्युशनमध्ये 75% आहे. आणि इम्युनॉलॉजिकल मेथड्स HY अँटीजेन, त्याच्यावर जे काही अँटीजेन असतात HY आणि X वर, त्याच्या अनुषंगाने जे सॉर्टिंग केलं जातं त्याच्यात साधारणपणे 90% वर त्याचा रेट येतो. तर डीएनए कंटेंट मध्ये जो काही डिफरन्स आहे ते फ्लो सायटोमेट्री मध्ये वापरला जातो. ते प्रिन्सिपल वापरलं जातं. एक्स मध्ये जास्त डीएनए असतो. हे वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांची नावं दिलीत की ज्यांनी हे रिसर्च केलं. त्यानंतर फ्लो सायटोमीटर मध्ये ऍडव्हान्स सेल सॉर्टर युझिंग लेझर टू एक्साइट फ्लोरोसंट डाय ह्याच्यामध्ये ह्याचा वापर केला जातो. आणि डिग्री ऑफ डिफरन्स इन कॅटल इज ॲव्हरेज 3.8%. त्यानंतर ही प्रक्रिया कशी घडते हे दिलेलं आहे की याच्यामध्ये एक डाय वापरला जातो, ज्याच्यामध्ये स्पर्म वर तो डाय टाकला जातो. म्हणजे ज्या सोल्युशन मध्ये मीडियामध्ये तो डाय टाकला जातो आणि मग त्यात सिमेंट टाकलं जातं, म्हणजे ते स्पर्म सगळे कलरफुल होतात. त्याच्यावर तो स्टेन ॲडियर होतो, चिकटतो. आणि त्या स्टेन चिकटला की मग त्याच्यावर लेसर टाकला जातो. फ्लोरोसेंट स्टेन असतो, लेसर टाकल्यावर तो चमकतो आणि त्या चमकण्याचं प्रमाण एक कॅमेरा सारखा मोजत असतो आणि त्या मोजलेल्या प्रमाणानुसार तो एक्स आणि वाय फॉर्मॅटला तो आयडेंटिफाय करतो. आणि त्याच्या खाली मग त्याला चार्ज दिलेला असतो. आता हे स्कीमॅटिक डायग्राम आहे, ती पहा आपण. की सुरुवातीला 3.8% आपण जास्त डीएनए असतो असं म्हटलंय. त्यामुळे नेमका एक्स फॉर्मॅट जो आहे तो त्याच्यावर स्टेन जास्त बसतो. तो जास्त लेसर टाकल्यावर चमकतो. तो चमकल्यानंतर तो आयडेंटिफाय होतो. तो सेपरेट करण्याकरता मग खाली ज्या दोन प्लेट ठेवल्यात, लाल रंगाच्या प्लेट ठेवल्यात, एक आहे ॲनोड, एक आहे कॅथोड. त्याच्यावर तो चार्ज दिलेला असतो. त्याच्या योग्य ते स्पर्मॅटोझोआ ज्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज असतो ते पॉझिटिव्ह ॲनोडकडे ओढले जातात, ते असतात फिमेल स्पर्मॅटोझोआ. आणि ज्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो ते निगेटिव्ह कॅथोडकडे ओढले जातात, ते असतात मेल स्पर्मॅटोझोआ. असं करून त्यांचं सेपरेशन केलं जातं. काही आता ह्याच्यामध्ये आणखीन पण टेक्नॉलॉजी आहेत, पण त्याच्यामध्ये आपण टेक्नॉलॉजी कुठली वापरली याच्याशी फार शेतकऱ्यांना किंवा आपल्याला फार त्याचा अभ्यास करण्याची गरज नाही. ते शास्त्रज्ञ काम करतच आहेत. परंतु आपल्याला त्याचे एंड रिझल्ट जे आहेत, म्हणजे फिमेल काफ होत आहे का नाही आणि त्याची रिलायबिलिटी म्हणजे सक्सेस रेट किती आहे याचं आपल्याला महत्व आहे. आणि ते साधारणपणे 87% वर, म्हणजे 90% ते 95% सक्सेस रेट आहे. त्यामुळे जर आपल्याला एखादं सिमेंट वापरून 90% पर्यंत कालवडीच मिळणार असतील तर मग ते सिमेंट आपल्याला वापरणं हेल्पफुल म्हणजे मदत करू शकतं. त्यामुळे आपण हे वापरत आहोत. आता ह्याच्यामध्ये जे काही डेव्हलपमेंट झाली याचा स्पीड खूप कमी होता. आपण बघाल 30 वर्षापूर्वी 1990 मध्ये सॉर्टिंगचा स्पीड होता की 200 ते 400 स्पर्मॅटोझोआ पर सेकंद या स्पीडने सॉर्ट व्हायचे. 95 ते 2002 या कालावधीमध्ये त्याचा स्पीड वाढून तो 1000 पर्यंत गेला.
त्यामुळे दिवसाला अक्षरशः सुरुवातीला आम्ही याची चौकशी केली होती, तेव्हा 6 ते 12 स्ट्रॉ बनायच्या. म्हणजे ह्या स्पीडनी स्ट्रॉ केव्हा बनणार हा एक प्रश्न असतो. त्यामुळे एखादी टेक्नॉलॉजी असली तरी ती आपल्याला प्रॅक्टिकली युटिलायझेबल आहे का नाही हा त्यावेळेला प्रश्न होता. पण नंतर शास्त्रज्ञांनी त्यामध्ये खूपच प्रगती केली. 2002 ते 12 मध्ये त्याचा स्पीड प्रचंड प्रमाणात वाढला. 5000 ते 8000 झाला आणि आता त्याचा स्पीड 10,000 ते 20,000 स्पर्मेटोझोआ 2014च्या कालावधीत त्याचा वाढला आणि अॅक्युरसी पण वाढलेली आहे की किती % फिमेल होण्याचं प्रमाण किंवा एक स्पर्मेटोझोआ बाजूला काढण्याचं प्रमाण आलं ते 83 पासून ते 93 पर्यंत वाढलेलं आहे. फर्टिलिटी सुद्धा वाढली, कारण ते सिमेंट वापरून आपल्याला शेवटी हे बाकी टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट काय झाली हे आम्हाला काही फार त्याचं घेणं देणं नाहीये. आमच्या दारात किती कालवडी जन्मतात आणि त्याचं रिलायबिलिटी किती आहे तर ती 70% आता 92% म्हणजे खूपच जास्त वाढलेली आहे. त्यामुळे 1000 कन्व्हेन्शनल स्ट्रॉ त्याचं जर आपल्याला हे करायचं झालं की किती स्ट्रॉशी ते इक्विव्हॅलंट आहे तर त्याचं प्रमाण काढलं होतं ते 1990 मध्ये 10 स्ट्रॉ होतं ते आता 1100 स्ट्रॉ त्याच्या झालेलं आहे प्रमाण. म्हणजे 1000 कन्व्हेन्शनल इज इक्वल टू 1106 स्ट्रॉज. म्हणजे त्याची जी किंमत आहे ती तुम्ही बघू शकता की किंमत सुद्धा त्याची वाढलेली आहे आणि कमी झालेली आहे. त्यामुळे कमी किमतीला ते आपल्याला उपलब्ध होत आहेत. म्हणजे सुरुवातीला खूपच महागड ही टेक्नॉलॉजी होती ती आता जवळपास ती कमी त्याची हे इक्विव्हॅलन्सी वाढल्यामुळे किंमत कमी झालेली आहे. कन्सप्शन रेट बघितला तर ती हेफर्समध्ये म्हणजे ज्या कालवडी आहेत आणि ज्यांचं युट्रस अत्यंत क्लीन आहे त्याच्यामध्ये 45% आणि ज्या व्यालेल्या गायी आहेत सर्वसाधारण फार हे वाईड ॲव्हरेज काढलेले आहे ते 28% आहे. आता त्याची एफिकसी आणखी वाढलेली आहे कारण आता शेतकरी इकॉनॉमिक्सचा सुद्धा विचार करू लागलेला आहे. कन्सप्शन रेट जेव्हा त्याच्या बॉडीमध्ये तुम्ही इन्सेमिनेशन करता तेव्हा 45% आणि हॉर्नमध्ये करता तेव्हा 32% आहे. याचं कारण कन्व्हेन्शनल सिमेंट मध्ये सुद्धा तसंच आहे, कारण बॉडीमध्येच इन्सेमिनेशन करावा फ्रोझन सिमेंटनी असंच ॲडवायझेबल आहे. तुम्ही हॉर्नमध्ये जाण्याची गरज नाही. हॉर्नमध्ये जेवढं तुम्ही पुढे जाता तेवढं इन्फेक्शन कॅरी पुढे होण्याची शक्यता असते. हॉर्नचे जे इंटरनल एंडोमेट्रियम आहे ते डॅमेज करण्याची शक्यता असते आणि म्हणून ते पुढे त्याची जी काही कन्सेप्शन रेट आहे तो कमी होण्याची जास्त शक्यता असते वाढण्यापेक्षा. त्यामुळे पुढे जाऊच नाही बॉडीपेक्षा. इंटरनल हॉर्सलाच तुम्ही थांबायचे गनचं टोक आणि नंतर स्लोली डिपॉझिट केल्यावर ते आपोआप बॉडीमध्ये सिमेंट डिपॉझिट होणार आहे. नंतर फर्टिलिटी रेट इज स्लाइटली लोअर देन कन्व्हेन्शनल सिमेंट. याचं अनेक कारणं आहेत त्याच्यामध्ये ते आपण पुढे बघणार आहोत. परंतु फार ढोबळ कारण सांगायचं म्हटलं तर स्पर्मेटोझोआचं जे प्रमाण आहे आता कारण सेक्सिंग किंवा सॉर्टिंग करण्याकरता जो खर्च येतो त्यामुळे आणि तुम्ही बघा एका सिमेंटमध्ये एक्स आणि वाय स्पर्मेटोझोआचं प्रमाण 50-50% जर धरलं तर त्यातलं आपण वाय स्पर्मेटोझोआ काढूनच टाकणार आहोत. त्यामुळे जरी 10% मेल होत असले 10% त्याच्यामध्ये येत असले तरी हाफ ऑफ द सिमेंट इज ऍक्च्युअली नॉट युटिलाइज फॉर एनी पर्पज. त्यामुळे ते हाफ सिमेंट वाया जातं. त्यामुळे खूप चांगला वळू तुमच्याकडे आहे त्याची कॉस्ट खूप जास्त आहे. अशा वळूचं आयुष्यभराचं 50% सिमेंट जर तुम्ही वापरणार नसाल तर उरलेल्या 50% सिमेंटची कॉस्ट डबल होणार हे तर निश्चित आहे. त्यामुळे त्याचं जे कॉस्ट आहे ती वाढते आणि म्हणून त्याचं जे पर स्ट्रॉ जे काही स्पर्मेटोझोआचं प्रमाण असतं ते 2 मिलियन म्हणजे 20 लाख इतकं कमी ठेवलं असतं. कन्व्हेन्शनल सिमेंटमध्ये ते 15 to 20 मिलियन म्हणजे ह्याच्या अक्षरशः 10 पट जास्त स्पर्मेटोझोआचं प्रमाण असतं. त्यामुळे त्याची कॉस्ट कमी करण्याच्या दृष्टीने हे प्रमाण कमी केलं आणि त्यामुळे त्याची फर्टिलिटी थोडीशी कमी असणार आहे. हे अत्यंत ढोबळमानाने सांगितलेलं कारण आहे. काही ठिकाणी जर चांगला इन्सिमिनेटर असेल तर ते प्रमाण वाढलेलं सुद्धा दिसतं कन्व्हेन्शनल सिमेंटच्या तुलनेमध्ये. तर त्याच्यामुळे हा एक फॅक्टर आपल्याला लक्षात घ्यायचा आहे. आता काय होतं किंवा ती जी काही टेक्नॉलॉजी आपण इथे पाहिलं की स्पर्म कसा त्या मशीन मधनं सोडला जातो तर ती अक्षरशः एक स्पर्म सोडावा लागतो आणि त्या नोझलच सगळं महत्वाचं कार्य आहे की तो नोझल इतका महत्वाचा आहे आणि त्याचंच पेटंट घेतलेलं आहे अनेकांनी आणि त्यामुळे एक स्पर्म म्हणजे इतकं मायन्यूट स्ट्रक्चर 1 सेल स्ट्रक्चर एका वेळेला जाईल त्याच्यातनं त्याच्यावर लेसर बीम पडेल मग तो चमकेल. ते चमकलेला आम्ही कॅप्चर करू किती चमकला
आणि ते चमकल्यानंतर त्याला सॉर्टिंग करू, म्हणजे एक्सचे वेगळे आणि वायचे वेगळे करू. तर हे सगळं आपल्याला बघताना फार सोपं वाटतंय, पण याच्या मागे शास्त्रज्ञांचे खूप वर्षाचे अथक परिश्रम आहेत आणि त्याच्यामुळे हे झालेलं आहे. त्यामुळं ह्याच्यावर नेमका प्रेशरनी पण आपल्याला स्पीड पण वाढवायचं आहे, कारण जर 6 आणि 10 स्ट्रॉ आपण एका दिवसात करायला लागलो तर मग त्याचा खर्च परवडणार नाही, त्याची प्रॅक्टिकल युटिलिटी राहणार नाही. त्याच्यामुळे स्पीड पण वाढवायचं, तर त्याला 40 PSIचं इथे दिलेलं आहे, 40 पर स्क्वेअर इंच, हे 40 बार पर स्क्वेअर इंच असं प्रेशरनी त्याच्यात सिमेंट सोडावं लागतं आणि एका वेळेला एकच फर्मेंट होईल, एका वेळेला पास होईल, हे पण काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळे ही सगळी काळजी घेता घेता त्या फर्मेंटच व्हावर पुन्हा स्पीड ठेवायचं 60 miles per hour. हे सगळं करता करताच फर्मेंटन्स व्हावर काही विपरीत परिणाम होणार हे निश्चित आहे आणि तसे परिणाम झाल्यामुळे त्याची जी एफिकसी आहे ती कमी थोड्याफार प्रमाणात होत असावी. आता ती नेमकी किती होते ती आपल्याला फर्टिलिटीमध्येच मोजता येते आणि आपण सर्वसाधारण म्हणतो की 10% कमी झालेलं ते आढळलं. तर त्याच्यामुळे आपल्याला फक्त त्याच्याशीच विचार करायचा आहे, तेवढाच विचार करायचा आहे. प्रॉब्लेम्स खूप आहेत की कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सध्या खूप आहे. 2 कंपन्यांकडं ही टेक्नॉलॉजी अवेलेबल आहे. त्यातले एक कंपनीचे एबीएस जीनसचे जे काही कार्यकारी अधिकारी आहेत ते आपल्या बरोबर आज माझ्यानंतर आपल्याला माहिती सांगणारच आहेत. त्यामुळे ती कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हाय असणं हे अजूनही एक लिमिटेशन त्याच्यावर आहे. त्याचा मेंटेनन्स पण हाय कॉस्ट आहे. त्यानंतर त्यासाठी स्किल्ड मॅनपॉवर लागते, कारण त्याच्यावर कोणी त्या मशीनवर बसून चालत नाही. आपल्याला माहिती आहे की साधा जेसीबी घेतला तर कोणताही ड्रायव्हर त्यावर बसला तर तो नक्कीच पलटी करणार किंवा काम नीट करू शकणार नाही. तसंच हे मशीन अत्यंत सोफिस्टिकेटेड असल्यामुळे त्याच्यावर काम करणारा माणूस देखील हायली ट्रेंड माणूस लागतो. त्याच्यानंतर मी मगाशी सांगितलं की हाफ ऑफ द सिमेंट ऍक्च्युअली ते वाया जातं. त्यानंतर प्रेग्नन्सी रेट थोडासा लो येतो आणि प्रोसेस थोडीशी अजूनही त्याचा स्पीड वाढवायला तिथे स्कोप आहे, स्लो प्रोसेस आहे. त्याच्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं आहे किंवा आपल्याला काय करणं आवश्यक आहे, तर कॉस्ट कमी करायची आणि नेमकं आत्ता पशुसंवर्धन विभागाने जे काही केलंय आणि एबीएस टेक्नॉलॉजी जी काय आहे, एबीएस जीनस ब्रीडिंग सर्व्हिसेस, त्यांनी काय केलंय तर त्याची कॉस्ट कमी करण्याचंच काम केलेलं आहे. ही कॉस्ट सगळेच जण आता कमी करण्याच्या मागे आहेत, परंतु काही जणांना हे शक्य झालंय, काहींना अजून त्या प्रयत्नात आहेत आणि काही असं म्हणतायत की आम्ही आणखीन कमी करून दाखवू. त्यामुळे आपल्याला शेतकरी म्हणून जर पाहायचं असेल किंवा आम्ही विभाग पशुसंवर्धन विभाग ॲनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट म्हणून काय पाहतो, तर आमच्या शेतकऱ्याला कमीत कमी खर्चामध्ये ही टेक्नॉलॉजी कशी त्याच्या दारात उपलब्ध होईल हेच आमचं सुद्धा लक्ष आहे. आणि म्हणून आम्ही आज जे काही एबीएस जीनस ब्रीडिंगचे जे काही कॉन्ट्रॅक्ट केलेलं आहे त्याच्यामध्ये सध्या आता जे काय तुम्ही पाहिलं तर सध्या बरेचसे शेतकरी वापरत पण असतील सेक्स ऑर्डेड सिमेंट, परंतु त्यांना साधारणपणे 1200 रुपये, नंतर 1100 वर आलं, नंतर 1000 वर आलं, फार लोएस्ट म्हटलं तर 900 रुपयात कुणाला मिळाले असण्याची शक्यता आहे, ज्यांनी खूप हाय क्वांटिटीमध्ये ते विकत घेतलं. त्याच्यामुळे आता जर ती ॲव्हरेज 1000 रुपये कॉस्ट धरली तर आता जे काय आम्ही तुम्हाला पुढे उपलब्ध करून देणार आहे सिमेंट, ते सिमेंट तुम्हाला 575 रुपये पर डोस या कॉस्टला देणार आहे. त्यामुळे ही जी कॉस्ट आम्ही कमी केलेली आहे ती आता जवळपास म्हणजे 40% कॉस्ट आम्ही कमी केली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आणि माझं आव्हान आता जे काही आपल्या राज्यातले दूध संघ असतील, मग ते प्रायव्हेट दूध संघ असोत किंवा सहकारी दूध संघ असोत, त्यांनी आणखीन जरा शेतकऱ्याला जर मदत केली 200-300 रुपयाची, तर ते 575चं सिमेंट ऑर्डिनरी कॉस्टमध्ये म्हणजे 200-300च्या कॉस्टमध्ये शेतकऱ्याला उपलब्ध होईल. त्यामुळे असं सुद्धा माझं आव्हान आहे सर्व दूध संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना की त्यांनी शेतकऱ्याला या संदर्भात आणखी मदत करावी, जेणेकरून त्यांच्याकडनं येणारं दूध तुम्हाला वाढेल आणि तुमचा सुद्धा बिझनेस जो आहे तो वाढण्याला तिथून मदत होईल. त्यामुळे हे सगळे मिळून आपण त्यासाठी प्रयत्न करूया. महाराष्ट्र लाईव्हस्टॉक डेव्हलपमेंट बोर्ड जे की सरकारचंच बोर्ड आहे आणि केंद्र आणि राज्य सरकार त्याला फंडिंग करतात, त्याच्यामधून 575 रुपये अशी 450 रुपये जवळपास आपण कॉस्ट कमी करण्यात यश मिळवलेलं आहे आणि त्याला एबीएस जीनस ब्रीडिंगने आम्हाला साथ दिली, त्याच्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार. त्याच्यानंतर आता हे जे काही परिणाम होतात त्याच्यावर स्पर्मवर ते दिलेले आहेत, त्याचा आपण फार काही विचार करणार नाहीये. AI pregnancy rates with conventional semen
फार चांगला इन्सिमिनेटर असेल तर 60% रेट येतो. तर ह्याच्यामध्ये सुद्धा कम्पेरेबल रिझल्ट येऊ शकतो जर चांगलं इन्सिमिनेटर असेल तर. आणि मागच्या वेळेला मी जे तुम्हाला एक इक्विपमेंट दाखवलं होतं साधं क्रिस्टोस्कोप म्हणून, ते गायीचं माझाचा पिरियड म्हणजे गाय नेमकी केव्हा इन्सिमिनेशन करायचं हे ओळखण्याला ते मदत करते. ते जर वापरलं तर हे जे काही आपण पैसे घालवणार आहोत त्याच्या जास्त उपयोग करायला ते साधं मशीन आपल्याला मदत करणार आहे. त्यामुळे ते सुद्धा शेतकऱ्यांनी शिकून घ्यावं आणि वापरावं. चांगला टेक्निशियन असलेलं गरजेचं आहे. आपल्याकडच्या ज्या चांगल्या फिमेल्स आहेत की ज्यांना ज्याचा कधी व्याल्यानंतर जार अडकलेला नाही, ज्या हेफर्स आहेत, चांगलं माझात येतात, चांगलं त्याचा डिस्चार्ज एकदम क्लिअर असतो, अशा ठिकाणी हे जर सिमेंट वापरलं तर आपलं जे काही वापरणारा सिमेंट स्ट्रॉ आहे ते वाया जाणार नाही. आणि इन्सिमिनेटरचा कन्सेप्शन रेट प्रत्येक शेतकऱ्यांनी बघितलं पाहिजे की कोण डॉक्टरनी AI केल्यानंतर त्याचे जास्तीत जास्त गायी कमीत कमी इन्सेमिनेशन मध्ये गाभण राहतात, त्यालाच बोलवायचं आहे. म्हणजे मग हे सिमेंट वापरून त्याला कमी पैशामध्ये जास्त कालावधी मिळवता येणं शक्य होईल. हे भारतामध्ये सुद्धा याचे प्रयत्न खूप झाले. साहिवाल मेल आणि फिमेल काउज 2011 मध्येच पहिल्यांदा आपल्या भारतामध्ये प्रोड्यूस केली गेली आणि 598 एक्स क्रोमोझोम असणाऱ्या आणि 622 वाय क्रोमोझोम असणाऱ्या स्ट्रॉ तयार केल्या गेल्या. स्पीड आपला थोडा कमी होता, 10 ते 12 मिलियन्स पर मिनिट पर ऑफ ईच सेक्स पर आवर. आणि एका दिवसामध्ये 40 ते 50 स्ट्रॉ तयार व्हायच्या. NDRI जे आहे नॅशनल डेअरी रिसर्च इन्स्टिट्यूट, तिथे सुद्धा या मेथडवर रिसर्च झालेला आहे. मद्रास वेटरनरी कॉलेजमध्ये सुद्धा खूप वर्षापासून चालू आहे, मला माहित आहे. परंतु अजून ते प्रत्यक्ष ह्याच्या स्वरूपात आपल्या हातात त्याचा एंड प्रॉडक्ट आलेला नाही. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने याचे रिसर्च अप्रूव्ह केलेले आहेत. कर्नालला पण केलेलं आहे, आनंदला पण केलेलं आहे, NDRI ला पण केलेलं आहे. ही राज्य जी आहेत ती सगळी आता यांना सगळ्यांना आपल्याला केंद्र सरकारने सेक्स सॉर्टेड सिमेंटच्या लॅबोरेटरी स्थापन करायला परवानगी दिलेली आहे. परंतु महाराष्ट्र हे असं पहिलं राज्य आहे की आपल्या राज्यामध्ये बायफ, उरुळी कांचन, ST टेक्नॉलॉजीच्या सहकार्याने त्यांच्याकडे सिमेंट सेक्शनची लॅब आहे. आणि चितळी, भिलवडी यांच्याकडं ABS जीनस यांच्या सहकार्याने एक सेक्स सॉर्टिंगची लॅब आहे. आणि असं असताना सरकारचा पैसा केवळ महाराष्ट्र लायसेन्स डेव्हलपमेंट बोर्डाला मिळतोय म्हणून आणखीन एक लॅबोरेटरी स्थापन करूया असा विचार न करता ज्या स्ट्रॉ तयार होतात तो जो काही स्थापन करण्याचा खर्च आहे तो शेतकऱ्यांच्या फायद्याकरता वळवण्याचा जो निर्णय आहे तो राज्य शासनाने घेतला. त्याच्याबद्दल आमचे माननीय प्रधान सचिव, माननीय आयुक्त, तसंच माननीय मंत्री आणि केंद्र सरकारचे सचिव, केंद्र सरकार चे मंत्री यांचे सगळ्यांचे मी आभार मानू इच्छितो की हाही कॉस्ट कमी झाल्यामुळे त्याचा फायदा जो आहे ते 1000 रुपयावरून तुम्हाला 575 ला आता आम्ही एक सिमेंट स्ट्रॉचा डोस सेक्स सॉर्टेडचा देऊ शकणार आहे. त्यामुळे या सगळ्यांनी हा जो काही निर्णय परवा दिवशीच निर्णय झालेला आहे आणि म्हणूनच आपण आज लगेच त्याच्याबद्दलची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टिकोनातून आजचा जो वेबिनार आहे तो ठेवलेला आहे. आणि म्हणून या सर्वांचे अत्यंत मनापासून आभार की शेतकऱ्यांना 450 रुपये मिळवून देण्यामध्ये या सर्वांनी निर्णय घेऊन आपल्याला खूप मोठं सहकार्य केलेलं आहे. तर ही सगळी राज्यात आता स्थापन होणार होती, 4 राज्यात स्थापन झाली. कदाचित केंद्र सरकार आता पुढे महाराष्ट्राचं उदाहरण म्हणून इतर राज्यात ती परवानगी कदाचित देणारही नाही. तर त्याच्यामुळे सगळ्या शेतकऱ्यांना, भारतामधल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना या कॉस्ट बेनिफिटचा कदाचित बेनिफिट आपल्याला देणं शक्य होईल. तर आता कन्क्लुजन असं आहे की हे जे काही टेक्नॉलॉजी आहे हे तिचा वापर करून आपण फिमेल काफ मिळवणं जास्तीत जास्त महत्वाचं आहे. तिचा वापर केलाच पाहिजे. कारण आपण एका नर वासराला जन्म दिला आणि त्याला जर सांभाळायचं असेल आपल्याला तर आपण बघितलं 100-200 रुपये रोजचे त्याच्यावर खर्च करावा लागतो. प्लस आपल्याकडे जी काही फॉडर म्हणजे वैरणीची कमतरता आहे, पाऊस जरी नॉर्मल पडला सरासरी इतका तरी वाळलेल्या वैरणीची 40% कमतरता आणि हिरव्या वैरणीची 60% कमतरता आपल्याकडे असते. कारण आपलं पशुधन जे आहे गाई म्हशींची संख्या ते खूप मोठे आहे. महाराष्ट्रातच 1,39 लाख गायी आणि 56 लाख म्हशी आहेत. भारतामध्ये तर 20 कोटी गायी 10 कोटी म्हशी आहेत. त्यामुळे या सगळ्यांना खायला घालायचं म्हणलं तर कमतरता असते ना. आपल्या राज्यात तर 2-3 वर्षांनी एकदा दुष्काळ पडतोच. धरणाच्या माध्यमातून जे पाणी आहे ते 18-19% फक्त भाग जलसिंचनाखाली आहे.
त्यामुळे आपल्याकडे कायमचा तुटवडा असतो. आणि अशा तुटवड्याच्या परिस्थितीमध्ये जर 50% मेल आम्ही प्रोड्यूस करणार असू आणि त्यांना खायला घालण्यावर जे वैरण आहे ती खायला घालणार असू तर निश्चितपणे ज्या गायी आहेत दूध देणाऱ्या त्यांना आम्ही पोटभर वैरण घालू शकणार नाही. हा महत्वाचा मुद्दा इथे लक्षात घ्यायचा आहे. म्हणून आपल्याला सेक्स सॉर्टेड सिमेंटचा वापर करणं अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे ते लवकरात लवकर आपल्याला कसं करता येईल या दृष्टीने आपण सगळे विचार करीत आहोत. याच्यासाठी जे मेथड वापरले जातात सेक्सिंग सॉर्टिंगसाठी ते फ्लो सायटोमीटर ही जगामध्ये आता सर्वात जास्त वापरली जाणारी मेथड आहे आणि तीच आपल्याकडे वापरली जात आहे. त्यामुळे जी टेक्नॉलॉजी परदेशात वापरली जाते तीच आपल्याकडे वापरली जाते. याबद्दल आपल्या शेतकऱ्यांनी निश्चिंत असावं. हाय कॉस्ट आणि फर्टिलिटी हे जे काही कन्सर्न आहेत ते जे काही लिमिट्स आहेत त्याच्यावर सुद्धा मात करण्याचा अत्यंत कसोशीने प्रयत्न केला जात आहे. शास्त्रज्ञांद्वारे केलं जात आहे. तसंच इन्सिमिनेटरला सुद्धा माझं असं आव्हान आहे सगळे इन्सिमिनेटर इन्क्लुडिंग एव्हरीबडी गव्हर्नमेंट सर्व्हिसमध्ये असणारे आणि प्रायव्हेट किंवा संघाच्या माध्यमातून इन्सिमिनेशनच्या सर्व्हिसेस देणारे की इन्सिमिनेशन नीट करणे ही आपली प्रत्येकाची खूप वैयक्तिक मोठी जबाबदारी आहे. जेणेकरून शेतकऱ्याला त्याचा कन्सेप्शन रेट जास्त मिळेल. प्रत्येक आपण केलेल्या इन्सिमिनेशन मधनं काप निर्माण व्हावंच ही अपेक्षा प्रत्येक इन्सिमिनेटरने स्वतःबद्दल ठेवली पाहिजे. त्यामुळे ट्रेनिंग घेणे त्याच्याबद्दल वाचन करणे आणि ते वाचन केलेल्या ज्या गोष्टी ते प्रत्येक इन्सिमिनेशन करताना त्याचं पालन करणे हे अत्यंत महत्वाचं आहे. त्यामुळे हे सगळे शेतकरी जे आहेत आपले फार प्रयोगशील आहेत, फार प्रगतीशील आहेत. ते लगेच अडॉप्ट करतात एखादी टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट, परंतु त्यांना आपण त्याबरोबर जी काही सर्व्हिसेस देणार आहे त्याचं स्टँडर्ड उंचावलं तर त्यांना ती अडॉप्ट करण्याला किंवा त्यांचा खर्च वाया न घालवण्याला आपण मदत करणार आहोत. हे मला मुद्दाम इथं इन्सिमिनेटरला सगळं सांगायचं आहे. त्याच्यानंतर हे सगळे रेफरन्सेस आहेत. आता बघा हे एक खरं म्हणजे वासराचा फोटो आणि त्याला तो डोळ्यातनं एक आसवांचा ड्रॉप चिटकवलाय, परंतु त्याच्या मनात काय येतंय ते बघा. फार चांगल्या शब्दात इथं मेन्शन केलंय की आपण जर नवीन वासरू जन्मलं त्याला जर आपण सोडून दिलं की मला पाळायला जमत नाही म्हणून सोडून दिलं तर त्याच्या मनात काय काय येईल ते दर्शवलेला आहे विचार. यू आर अबंडंट ॲज अ न्यूबॉर्न लेफ्ट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ टू फेंड फॉर युअर सेल्फ. म्हणजे स्वतःचं संरक्षण. मग ते कुत्रे असतात, लोक हाकलून देतात, वाहनं असतात रस्त्याचे, लोक ओरडतात अंगावर. अशा परिस्थितीमध्ये नवीन जन्मलेल्या वासराला किंवा महिना 2 महिन्याच्या वासराला काय वाटत असेल हे इथं दिलेलं आहे. तसं त्याला वाटू नये, कारण भूतदया हा आपल्या समाजाचा अगदी पुरातन काळापासून आपण ठेवलेला हे आहे. म्हणजे आपल्या अंगात ते भिनलंय, तर त्यामुळे ते आपण पुढे सुद्धा पाळूया. आणि आपल्याला परवडत नाही म्हणून सोडून देण्याची वेळ आपल्याला न येणं करता आपण जे काही टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट आहे सेक्स सॉर्टेड सिमेंटची त्याचा आपण लाभ घ्यावा. हे माझं सर्व शेतकऱ्यांना इथं आव्हान आहे. कॉस्ट कमी करण्याचा आम्ही आमच्या दृष्टीने 42% कॉस्ट कमी करण्याचा प्रयत्न केलाय. सर्व दूध संघांनी सुद्धा आणखीन थोडा हातभार लावला तर शेतकऱ्याला आणखीन ते परवडणाऱ्या किमतीमध्ये आपण देऊ शकू असं मला वाटतंय. एवढं बोलून मी माझं हे विवेचन इथं संपवतो. त्याच्यानंतर मला वाटतं गौतम साहेब त्यांच्या कंपनीच्या वतीने जे काही ऍडव्हान्समेंट केली ते सांगतील. तर मी हँडओव्हर करतो डॉक्टर दिनेश भोसलेंकडे. नमस्कार. धन्यवाद सर. तुमच्यासाठी जे प्रश्न आहेत ते आता घ्यायचे की नंतर घ्यायचे आहेत? कसं आहे गौतम साहेब बोलणार असतील त्यांना बोलू दे ना, मग नंतर घेऊ. ठीक है. डॉक्टर अरविंद गौतम सर आइए और आपके विचार रखिए. नमस्कार. थैंक यू डॉक्टर प्रकाले फॉर एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन. आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और बहुत सी बातें जो मैं कहना चाहता था आपने ऑलरेडी कर दी हैं. तो आपका आभार और डॉक्टर दिनेश आपका भी आभार. मैं देखता हूं कि क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूं. हाँ, कर सकता हूं. आपका वीडियो भी शुरू कर दीजिए सर. जी. फुल स्क्रीन कर दीजिएगा. दिख रहा है सर? जी. सॉरी मैं प्रेजेंटेशन में था. तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. हम यहाँ आज हिमाचल में हैं तो हिमाचल से आपसे जुड़ रहे हैं.
जबकि हमारी कर्म भूमि जो है वो महाराष्ट्र ही है। हम पुणे हमारी कर्म भूमि है, हम पुणे में ही से ही काम करते हैं। और सांगली जो महाराष्ट्र में जिला है, वहाँ भीलवाड़ी गांव में हमारा ये सीमेंट स्टेशन है, जहाँ देश में पहली बार सेक्स सीमेंट का निर्माण शुरू हुआ। तो हम बात करेंगे सेक्स सीमेंट के फायदों के बारे में, और सेक्स सीमेंट में अब क्या सिनेरियो है और आगे क्या क्या हो सकता है। डॉक्टर प्रकाले ने काफ़ी बातें कवर कर ली हैं, तो मैं उन्हें रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ जहाँ जो बात मुझे लगेगी कि मैं आपको से दोबारा करूँ, वो मैं करूँगा। अगर हम देखें कि किसान को क्या चाहिए, किसान को सबसे ज़्यादा फीमेल चाहिए, क्योंकि मेल का आपको पता है कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी आज की डेट में नंदी बुल नहीं चाहता है। और आगे आने वाले समय में ये समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। चारे की समस्या है, रखरखाव की समस्या है, प्रोडक्टिविटी की समस्या है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ ही चाहिए, फीमेल ही चाहिए। और उसको दूध ज़्यादा चाहिए, फैट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसका जो रकम जो उसे मिलती है अपने दूध की लागत लगाने के बाद जब वो बेचता है, तो उसे जो रकम मिलती है वो दूध और उसके फैट के उस पर आधारित रहती है। उसको अच्छी गाभिन होने की दर चाहिए, कंसेप्शन रेट अच्छी चाहिए, ताकि हर साल उसको एक बच्चा मिल सके और उसकी जो उत्पादकता है वो बरकरार रहे। उसको मिस्टाइटिस नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फार्म्स पे है। और ये सब चीज़ें किसानों ने जब बताई, जब उनसे पूरे देश में एक सर्वे कराया गया कि आपको क्या क्या चाहिए, उनको डिस्टोकिया नहीं चाहिए कि गाय अच्छी भी पैदा हो गई, फीमेल भी हो गई, दूध भी अच्छा देने लगी, फैट भी अच्छा देने लगी, गाभिन भी हो जाती है, लेकिन मेस्टाइटिस हो जाती है, तो पैदावार भी कम होती है, कभी कभी थन भी खराब हो जाता है। तो फिर 4 की जगह 3 रह जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। और अगर उसने सब कुछ अच्छा किया, अच्छा सीमन लगाया, सब कुछ किया, लेकिन जब उसने 9-10 महीने इंतजार किया कि उसकी मेहनत का उसको फल मिलेगा, और उस वक्त अगर बच्चा पैदा होने में दिक्कत हुई, तो वो उसकी भी प्रोडक्टिविटी खराब होती है, गाय का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन पैदा होने वाले बच्चे की भी प्रोडक्टिव लाइफ पे और प्रोडक्टिविटी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो उसको एक ऐसा समय चीज चाहिए कि बच्चा आसानी से पैदा हो जाए, उसको बीमारी कम हो, थनों की संरचना अच्छी हो, पैरों की संरचना अच्छी हो, एक मीडियम साइज की गाय हो जो बहुत ज्यादा उत्पादन दे उसे, और लंबे समय तक उत्पादन दे, जिससे कि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सके। क्या इसका कोई सोल्यूशन है? तो जेनेटिक्स के पास इसका सोल्यूशन है, और हम देखेंगे कि कैसे है। अगर हम सेक्स सीमन की के परिदृश्य पर एक नजर डालें, तो पूरे विश्व में आज की डेट में जो कन्वेंशनल सीमन है, या तो वो घट रहा है या उतना ही है। एक्सेप्ट भारत में कन्वेंशनल सीमन की उत्पादकता और इस्तेमाल करना और उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, पर बाकी पूरे विश्व में कम हो रहा है, क्योंकि सेक्स सीमन और बीफ सीमन का यूसेज वहां बढ़ रहा है। हमारे देश में बीफ नहीं है, ना कभी होगा, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते। लेकिन वहां जो बीफ सीमन से पैदा हुआ बछड़ा है या बच्चिया है, जब वो उसके स्तर की नहीं है और वो बेचने जाता है, तो उसके दाम ज्यादा मिलते हैं। तो अपनी 100 गाय हैं, उसमें से 30 उसको गाय अच्छी बनानी है, तो वो टॉप की 30 गायों में सेक्स सीमन लगाता है, और बाकी 70 में वो बीफ सीमन लगाता है, या उसको आईवीएफ एम्ब्रियो के लिए रेसिपिएंट की तरह काम करता है। यानी कि उसके जो यूट्रस है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करता है, या तो बीफ सीमन लगा के या आईवीएफ से उसकी प्रेगनेंसी लेके, कि उसमें अच्छे से अच्छी उसको उत्पादकता करने वाली बच्चियां मिले और उसका रेट उसको अच्छा मिले जब वो बेचे। देश में जो सेक्स सीमन की दर है बढ़ने की, वो बहुत तेजी से बढ़ी है। हम 2017 में जब हमने बनाना शुरू किया, उससे पहले हम इंपोर्ट करते थे, और हम खुद इंपोर्ट 3,000 रुपए में करते थे, और किसान तक 3500 रुपए 3700 रुपए में पहुंचता था। आज वो कीमत आपको डॉक्टर प्रकाले ने बताया कि कितनी कम कर दी है। वो हमें देश में बनाने और एक बहुत अच्छे वॉल्यूम में बनाने से हुई। आप इसका अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि 2017 से पहले हम कोई करीब 30-40 हजार यूनिट इंपोर्ट करते थे सेक्स सीमन की साल में, और आज हम लगभग 17 लाख यूनिट बनाते हैं, और 17 लाख यूनिट जाती हैं। तो कितनी तरक्की हुई है, क्योंकि हम यहाँ उसको लेके आए 2017 में पहली बार, और महाराष्ट्र से ही शुरू हुई। मैं हमेशा कहता हूँ ये हमारे लिए और महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़े गौरव का विषय है, और बहुत ज़्यादातर लोग इसमें
महाराष्ट्र से ही संबंध रखते हैं जो बनाते हैं, और महाराष्ट्र लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से भी जो हमारा करार जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके दौरान महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बन गया है जहां से कम कीमत पर सेक्स सीमन किसी और राज्य में उपलब्ध नहीं है। तो ये मैं धन्यवाद देता हूं महाराष्ट्र लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड को, सेक्रेटरी साहब को, परकाले साहब को, जिन्होंने ये दूरदृष्टि दिखाई और अपने किसान के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसमें कम से कम दाम में सबसे अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छी से अच्छी जेनेटिक्स का सेक्स सीमन मिल सके। देश में 100 मिलियन से ज्यादा यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा से जो कन्वेंशनल सीमन है वो बनता है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना बनता है ये नहीं पता। शायद बहुत से लोग जो यहाँ जुड़े हैं वो इस बात से कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा कि जो लोग जो ग्रेडेड सीमन स्टेशंस नहीं हैं या कोई इंडिविजुअल हैं, वो अपना बुल रख के निकाल के इधर उधर से सीमन बेचते हैं या कोई और दूसरा काउंटर फिटिंग चलती है। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना है उसका हमें पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा है। दूसरा, पिछले कुछ समय में साहिवाल और गिर, इन दो ब्रीड के सीमन की डिमांड बढ़ी है। इसमें देश की सरकार ने भी, प्रदेश की सरकार ने भी बहुत अच्छा इसमें एक उदाहरण सेट किया है जिसमें कि इन ब्रीड्स को बढ़ावा दिया गया है और इनकी भी अब डिमांड बढ़ने लगी है, और बाकी ब्रीड्स की डिमांड लगभग उतनी ही है। लेकिन जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है वहां पर, और केरला है, वहां एचएफ और जर्सी की डिमांड भी बहुत ज्यादा है और बढ़ रही। जो इंडिजिनस सेक्स सीमन की प्रोडक्शन जैसे मैंने बताया वो 2017 में मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव में शुरू हुई, जब प्रधानमंत्री 2015 में अपनी इंग्लैंड की यात्रा पे गए, वहां उन्होंने अनाउंस किया और 2016 में फैसिलिटी बनकर तैयार हुई है। 2017 प्रारंभ से इसमें यहाँ उत्पादन शुरू किया गया और वो फैसिलिटी महाराष्ट्र थी। अगर राष्ट्रीय गोकुल मिशन की तरफ हम एक तरफ ध्यान दें तो आप देखिए कि टारगेट क्या है। टारगेट ये कहता है कि 300 मिलियन मेट्रिक टन पहुंचना है 2024 तक। भारत देश पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है, और इतना ही नहीं, अगर देश में, भारत देश में उत्पादन होने वाला गेहूं, चावल और गन्ना, ये तीन जो सबसे ज्यादा, जिनमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस है या जिसमें किसान को सरकार खरीद की गारंटी देती है, ये किसी कोऑपरेटिव के माध्यम से या सरकारों के माध्यम से, उन तीनों को अगर आप मिला देंगे तो भी वो दूध से कम है। तो तीनों का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो कम है देश में, जबकि दूध का उन तीनों को मिलाने से भी ज्यादा है। तो दूध कितना जरूरी और कितना इंपॉर्टेंट है ये इस बात से ही पता लगता है। ये बहुत गौरव का विषय है। लेकिन एक और बात है जो शायद हमारे लिए गौरव का विषय नहीं है। हम दुनिया में नंबर 1 देश हैं जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है, लेकिन प्रति पशु उत्पादकता, पर एनिमल प्रोडक्टिविटी में हमारा स्थान आप गेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा स्थान 93 है, 93। हम 93 नंबर पर आते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, पर पशु उत्पादकता पर एनिमल प्रोडक्टिविटी पर। तो हमारी जो पर एनिमल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत नीचे एक स्तर पर है। जहां अगर बात करें कि आज की डेट में 4-4.25 के करीब है, अगर हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है कि 300 मिलियन मैट्रिक टन करना है तो हमें तकरीबन 6 किलो तक, 7 किलो तक बढ़ाना पड़ेगा पर एनिमल। उसको करने के लिए आज हम 100 मिलियन सीमन बना रहे हैं, तो अगले 3 साल में 200 मिलियन बनाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। आज हमारे पास पूरे देश में 3,900 के करीब ब्रीडिंग बुल्स हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर लगभग 9,000 करनी होगी, और सिर्फ मात्र 2 या 3 साल में ऐसा कर पाना असंभव है। तो आज की डेट में हमारे पास जो सबसे अच्छा विकल्प है वो सेक्स सीमन का है, क्योंकि वो सबसे अच्छी जेनेटिक से बनता है, 90% तक उसमें बछिया ही आती है और ज्यादा उत्पादकता देने वाली आती है। तो वो एक ऐसा मीडिया बन सकता है जो हमें अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकता है। अगर आप देखें कि मिशन क्या है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, जो डॉक्टर परकाले ने भी अपनी चर्चा में इसके ऊपर टिप्पणी की, वो कहता है कि बोवाइन ब्रीडिंग प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके करेंगे।
हम ब्रीडिंग प्रैक्टिस और इंडिजिनस ब्रीड को प्रोटेक्ट करेंगे, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को बढ़ाएंगे और एडवांस टेक्निक्स का ब्रीडिंग में उपयोग करेंगे। इसकी 3 ही चीजें हैं जिससे ये हो सकता है। आप ज्यादा टेक्नोलॉजी या तो जिनोमिक्स के माध्यम से आएगी, या सेक्स सीमन के माध्यम से आएगी, या ईटी के माध्यम से आएगी। अपनी जो प्रजाति हैं, देश की जो प्रजातियां हैं डेयरी की, उनको प्रोटेक्ट करने में सबसे ज्यादा आईवीएफ और एम्ब्रियो ट्रांसफर का योगदान रहेगा। और अगर आपने और ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स लगानी है तो उसमें फिर से सेक्स सीमन का और ईटीटी का बड़ा योगदान होगा। तो पूरे देश की सरकार का और प्रदेशों की सरकारों का यही एक मिशन है, और इस मिशन के माध्यम से ये 3 टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा चलने वाली हैं, जिसमें जिनोमिक्स है, सेक्स सीमन है और आईवीएफ है। इनको ये काम करता है। और जैसा डॉक्टर परकाले ने भी कहा कि जो बुल है वो आपकी हर्ड का आधा है, क्योंकि किसी भी बछिया में आधा उसकी माँ से आना है और आधा उसके पिता से आना है। तो पिता जो है वो समझिए 50% का जेनेटिक्स का योगदान है। लेकिन हम कैसे अपने बुल को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या सीमन लगे, किस बुल का लगे, ये थोड़ा हमारे देखने का, हमारे लिए एक सोचने का विषय है। पहले भी हम मिले हैं इस पे मैं बार बार कई माध्यमों से, कई प्लेटफॉर्म पे, कई जगह पर मैं ये बात कह चुका हूं कि ये सिलेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या इम्पैक्ट है प्रोडक्शन पर? जो हम भोजन देते हैं उसका तकरीबन 20% इम्पैक्ट है, हाउसिंग और मैनेजमेंट का भी 20% इम्पैक्ट है, लेकिन जेनेटिक्स का सबसे अधिक इम्पैक्ट आता है अगली जनरेशन पे, लगभग 60%। वो इस तरह समझिए कि अगर मेरे पास 1 एकड़ का खेत है और मैं उसमें मक्का लगाता हूं या गन्ना लगाता हूं, सपोज गन्ना लगाता हूं, और प्रति एकड़ 100 क्विंटल या 150 क्विंटल की मेरे को उस पर उत्पादकता मिलती है। अगर मैं उसमें जितना 10 गुना यूरिया डाल दूं, 10 गुना डीएपी डाल दूं, तो भी मुझे वो 10 गुना 150 से 1,500 क्विंटल नहीं मिलेगा। अगर मैं उसमें बहुत अच्छा उसका मैनेजमेंट कर दूं, सारी तरह से उसका इरिगेशन, उसके लिए पेस्टिसाइड, उसके सब कुछ अच्छा कर दूं, तो भी 150 का 1,500 नहीं मिलेगा, क्योंकि उस बीज की उतनी क्षमता है। तो आप सीमन को बीज की तरह देखिए, क्योंकि डीएनए जो है, आप जो जीन्स हैं वो खरीदिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीन्स जब होगा, जब आप उसको बदलेंगे, जब उसकी गाय की क्षमता पैदा करने की ज्यादा होगी और उसको क्षमता के अनुसार खिलाएंगे और उसका रख रखाव करेंगे, तो वो देगा और वो अधिक उत्पादकता देंगी। जैसे अभी पिछले रिकॉर्ड बना, पिछली मीटिंग में शायद हमने बात भी की थी कि एबीएस की डॉटर ने एनडीआरआई में वहां रिकॉर्डिंग में 76.6 किलो दूध दिया। तो वो इन सब चीजों से संभव है। लेकिन जेनेटिक्स का इतना बड़ा इंपैक्ट है, लेकिन कीमत क्या है? तो आप देखिएगा कि गाय के पूरे साल के खर्चे में 1% खर्चा सिर्फ जेनेटिक्स का है, 30% हाउसिंग का और लगभग 65% के करीब फीडिंग का खर्चा है। तो खर्चा बहुत ज्यादा है फीडिंग का, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन वो 1% का खर्चा बहुत कम है। इसको इस तरह समझिए कि हमारे जीवन में पोलियो की दवाई फ्री है, और दूसरे एमएमआर की दूसरा टीका हम लगवाते हैं वैक्सीन का, उसकी कीमत 200-300 रुपए है, 400 रुपए है, 500 रुपए है। लेकिन बच्चे के ऊपर हम दूध, खाना पीना, रख रखाव, कपड़ा लत्ता, उन सब में इतना खर्च कर देते हैं कि वैक्सीन की कीमत बहुत कम है। लेकिन अगर मान लो उसको बीमारी हो गई तो उसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो जेनेटिक्स की कीमत सबसे कम है, उसको ध्यान से लगाइए, देख करके लगाइए। लेकिन उसके ऊपर आगे आने वाली नस्ल में, आने वाली बच्चिया में, आने वाली जनरेशन में उसका इम्पैक्ट सबसे अधिक है। तो उसका आप ध्यान रखिए और 1% से कम लागत इसको लगाने का प्रयास करें। यहाँ पर बिल्कुल भी आप कटौती करने का प्रयास ना करें। ये देखता है कि कैसे वो लोग भी अपना बुल सेलेक्ट करते थे अमेरिका में पहले। तो 1937 से पहले वो देखते थे कि बुल दिखने में कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, या आंखें कैसी हैं, नाक कैसी है, सींग कैसे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको बदला और 1937 से 1962, लगभग 1945 के आसपास उन्होंने डैम्स मिल्क की बात करनी शुरू की कि माँ का दूध कितना है। लेकिन वो वहीं नहीं रुके और उन्होंने तभी से देखा कि माँ के दूध से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माँ का दूध से लिमिटेड फायदा है।
अगर हमें उसकी डॉटर का भी, जो सीमन हम यूज कर रहे हैं, उसकी दूध देने की क्षमता पता हो, दूध देने के बारे में पता हो, तो हमारी चॉइस में ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास उसकी माँ तो आनी नहीं है, आनी तो उसकी बाछी है, बछिया है। तो उन्होंने उसको जोड़ा। लेकिन आज भी हमारे देश में, सिवाय शायद हमारे, और कोई भी ऐसा सीमेंट स्टेशन नहीं है, या कोई भी ऐसा हमारे पास प्रणाली नहीं है मिल्क रिकॉर्डिंग की, या नेशनल मिल्क रिकॉर्डिंग सिस्टम की, जहां पे हम उनको रिकॉर्ड कर सकें। तो सभी लोग डैम यील्ड पर ही निर्धारित हैं। जिनोमिक्स हम लेके आए, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, 2009 के बाद से आया। पेडिग्री मॉडल आया, पूरा सीजन मॉडल आया, सायर मॉडल आया। लेकिन जब जिनोमिक मॉडल 2009 में पूरे विश्व में आया, तो हमने उसे 2011 में भारत में लाया। 2012 में वो बुल तैयार हुआ, पैदा हुआ। 2013 में आपने सबने पायनियर का बुल का नाम सुना होगा, जो आज अपने आप में एक ब्रांड है। उसकी डॉटर्स अब 40-50 लीटर दूध दे रही हैं। तो इस तरह से उन चीजों को अपनाया, और वो लोग अब बायोलॉजिक मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ इन सब गुणों का जो जीनोमिक में है उसका समावेश होगा, बल्कि ऐसा भी होगा कि वो उसमें रोग से लड़ने की क्षमता ज्यादा होगी। हो सकता है कुछ ऐसी बीमारियां भी हों जिसके खिलाफ हमें वैक्सीन ही ना करनी पड़े, तो वो उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होगा। जब वो सीमन आप लगाएंगे, तो जो बचिया होगी उसके अंदर आपको उस बीमारी का टीका लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से उसमें उसके प्रतिरोधक क्षमता होगी। तो आज हम समझिए 1950-60 के लेवल पर हैं जनरली। हमने जब जिनोमिक मॉडल लाया, तो हम अब उसको कैचअप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने भी एक ही छलांग में ऐसा कर लिया। आप देखिए, उसी ब्रीड में 1960 के लगभग 5-6 हजार लीटर के करीब दूध था, लेकिन उन्होंने सिलेक्शन किया स्पेसिफिक जेनेटिक्स में, स्पेशल मार्कर में, कि साइज ऐसा हो, थन ऐसे हो, प्रोडक्शन ट्रेट ऐसे हो, हेल्थ ट्रेट ऐसे हो, हर साल बच्चा हो, फर्टिलिटी रेट ऐसे हो। वो जब उन्होंने तरक्की की, तो आज 12,000 लीटर उनकी एवरेज जो है पीछे कई समय से चल रही है। इसमें समय लगा, उन्हें 70 साल लगे, लेकिन हमारे पास हमें वो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये उदाहरण है, और आज हमारे पास तकनीक, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है। अगर किसी हवाई जहाज को बनाने और उड़ाने में 100 साल लगे, लेकिन आज आप 1 साल के अंदर ही देश में भी कर सकते हैं, और कर रहे हैं। तो इसलिए आपको वो अब दोबारा री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि उन्होंने 70 सालों में कैसे कैसे किया किसी भी एक ब्रीड को लेकर। क्या हम अपनी और ब्रीड्स को लेकर, एचएफ हो, जर्सी हो, साहिवाल हो, गिर हो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं, और उससे बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो जिनोमिक एक ऐसा माध्यम है जो आपको ये ताकत देता है कि आप अपने गाय के हिसाब से उसका चयन करें सीमन का, क्योंकि सीमन बहुत जरूरी है। कैसी संरचना हो, कैसा अडर हो, कितने बड़े थन हो, छोटे हो, बड़े हो, मशीन के हिसाब से हो, हाथ की हिसाब से हो, हाथ से जो जो दूध निकालते हैं, या उसका साइज कितना बड़ा हो, उसमें कितनी मेस्टाइटिस से लड़ने की क्षमता हो, वो सब आपके पास है। आज आप वो कर सकते हैं। तो अगर आप वो करेंगे, तो आपको बहुत अधिक गेन मिलेगा, और जिनोमिक्स के माध्यम से आप वो कर सकते हैं। ये दिखाया गया है जैसे कि किसी का माँ और बाप नाम रखते हैं, फिर दादा नाना, दादा नानी। तो ये एक डीएनए सीक्वेंसिंग रहती है। उस सीक्वेंस के अंदर एक अलग तरीके से सीक्वेंस रहते हैं, और अलग तरह से डीएनए में ये इंफॉर्मेशन रहती है, जिससे कि आप मैच करके ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये इसका सायर और इसकी डैम यही है कि नहीं, क्या इसके माता पिता यही हैं या नहीं। वही उसी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा ले जाकर, और ज्यादा रिफाइन मैनर में, और बड़े स्केल पर लाखों लाख ऐसे सीक्वेंस करके, और उसके बाद उसमें ये पता लगाया जाता है कि अगर ऐसा सीक्वेंस है तो गाय की ये क्षमता होगी, ऐसा रंग होगा, ऐसी आंख होगी, ऐसा कान होगा, ऐसे थन होंगे, ऐसी टांगे होंगी, और उसको फिर आप आगे लेके चलते हैं। यहाँ कोई डीएनए टेस्ट का प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा पिता वैसा बच्चा सो रहा है, लेकिन ये हर जगह संभव नहीं होता। तो इसलिए हमें जिनोमिक्स के लिए एक अच्छा साधन है जिससे हम ये कर सकते हैं। 2025 तक पूरे विश्व में क्या बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज होंगी जो मेजर इम्पैक्ट डालेंगी, उसके अंदर मैकेंजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, जो $20 ट्रिलियन से ज्यादा का इम्पैक्ट डालेंगी। मोबाइल है, नॉलेजर है, क्लाउड टेक्नोलॉजीज है, ये सब हो चुका है।
और इंटरमीडिएट इम्पैक्ट में नेक्स्ट जनरेशन जिनोमिक्स जब हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ये सब हो रहा है, और जो जिनोमिक्स है वो भी उसमें से एक था, और वो बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। बहुत से लोग, आप 3D प्रिंटिंग के बारे में भी सुनते होंगे, आप ऐसे गाड़ियों के बारे में भी सुनते होंगे जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं, दिल्ली मेट्रो अभी चली जिसमें ड्राइवर की आवश्यकता ही नहीं। तो ये वो बड़े लेवल की टेक्नोलॉजीज हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में डालती हैं उनके उपभोक्ता पर, कस्टमर पर, कंज्यूमर पर। उसमें से जिनोमिक्स भी बहुत जरूरी है और पूरा विश्व इसका आज इस्तेमाल कर रहा है। सिंपल है, आपके पास एक गाय है जिसका अडर बहुत खराब है, आपको एक ऐसा सांड चाहिए जिसमें अडर अच्छा करने की क्षमता हो, ताकि आने वाली संतान में अच्छा अडर मिले। सेम टांगों पर है, सेम संरचना पर है, सेम बीमारी पे है, सेम फर्टिलिटी पे है, सेम कंसेप्शन पे है। तो आप ये सब देख करके उसका चयन कीजिए। ये लटका हुआ थन है, आगे की तरफ लटका हुआ है, जिसमें फ्रंट की अटैचमेंट अच्छी नहीं है, पीछे की तरफ अडर नहीं जा रहा है, तो इसको एक ऐसा बुल चाहिए, इसको क्रॉस कराएं जिसमें अडर को सुधारने की क्षमता हो। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक आपको ऐसी गाय मिलेगी, ये एक्चुअल पिक्चर है पायनियर की डॉक्टर्स की, जो आज 50 लीटर 48 लीटर दूध दे रही है। अगर आप इसमें देखेंगे जो इसके अडर है वो पीछे की तरफ कितना ऊपर तक जा रहा है, पूंछ तक, उसकी हाइट ऊंची है, वो घुटने से नीचे नहीं लटक रहा है, आगे से फ्लैट है। तो जब वो नहीं लटकेगा, नहीं हिलेगा, उसमें मेस्टाइटिस से लड़ने की क्षमता भी ज्यादा होगी। और अगर हम चाहते हैं कि दूध ज्यादा मिले तो हमें एक ऐसे अडर का, ऐसे ट्रेट का निर्माण करना होगा जिसमें थोड़ा चौड़ाई हो, बेसिक कम से कम एक बाल्टी दोनों टांगों के बीच में आ सके, और एक ऐसा अडर का निर्माण करें जैसा इस फोटो में आपको दिख रहा है। और ये यहीं भारत में ही हुआ है, यहीं हुआ है। और हम ऐसा, आप 50 लीटर 60 लीटर हो सके। आप में से बहुत से लोगों ने शायद ब्रूड बुल लगाया होगा, तो फर्स्ट लैक्टेशन में अभी पंजाब में 61 लीटर देकर संधू डेयरी फार्म पर ब्रूड की डॉक्टर ने भी रिकॉर्ड बनाया है। जो जेनेटिक्स बोलती है, आप जब इस्तेमाल करते हैं आप उसको देख सकते हैं, आप वो अपने आप को प्रेजेंट करती है, एग्जिबिट करती है, दर्शाती है एकदम नई जनरेशन में। एक ही जनरेशन में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क डालती है। लेकिन अगर आपने वो फैसला ठीक नहीं किया तो आप 3 साल 4 साल पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको, जब वो 3 साल की होगी, 3.5 साल की होगी, तीन, तो वो दूध देने लायक होगी। आज सीमेन यूज किया, 1 साल बाद बच्चा हुआ, 1 साल बाद वो बड़ी हुई, फिर आपने उसे इंसेमिनेट किया, फिर वो 1 साल के बाद बच्चा हुआ, तो कम से कम 3 से 4 साल। तो आज का फैसला आपको 3-4 साल बाद पता लगता है कि सही है या नहीं, और अगर सही नहीं है तो वो 3 साल वापस लौटाए नहीं जा सकते, और वो 3 साल वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप वो करिए। इसमें ये दिखाया गया है कि पूरी दुनिया में कितने होल्स्टीन बुल शुरू में प्रोजेनी टेस्टेड थे, कितने सिर्फ 40 बुल ही जिनोमिक होते थे। आज की डेट में लगभग 100 के करीब, 2015 तक का ये डेटा है, पर 2020 में लगभग 100 से 200 बुल ही ज्यादा प्रोजेनी टेस्टेड चलन में हैं, लेकिन 2000 से ज्यादा जिनोमिक बुल्स हैं। और जर्सी में भी ये तब 4 ही होते थे, और आज आते आते ये पिक्चर बिल्कुल उलट हो चुकी है। तकरीबन 50 एक बुल ऐसे हैं जो प्रोजेनी टेस्टिंग ज्यादा सर्कल में चलते हैं, उन्हीं से बनता है, और बाकी सब जीनोमिक्स हो गए हैं 200-250। ये एक हमने पहले भी शायद इस पर चर्चा की है। इसमें आप पहले कॉलम में देखेंगे तो 1971 में पूरे अमेरिका में मिल्क की वेटेज 52% थी और फैट की 48% थी, क्योंकि उनका भी भुगतान दूध और फैट पे ही होता था। धीरे धीरे उन्हें लगा प्रोटीन भी आवश्यक है, तो उन्होंने मिल्क की वेटेज कम की, प्रोटीन डाला। फिर उन्हें लगा दूध तो बढ़ चुका, अब सिलेक्शन हम मिल्क पे करते रहे तो दूध बढ़ा है, तो दूध पे कम किया। लेकिन हमारी जो गाय है उसमें मेस्टाइटिस की समस्या आ रही है, तो सोमैटिक सेल स्कोर को भी देखना चाहिए, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके नेगेटिव मार्किंग किए उन्होंने कि ज्यादा समय तक पशु चलना चाहिए, तो लॉन्जिविटी के भी 20 नंबर डाले। फिर उन्होंने आगे 2000 में जब दोबारा से बनाया तो उन्होंने कहा कि अडर कैसा हो, लेग्स कैसी हो, फीट कैसे हो, कितनी बड़ी हो गाय, बहुत ज्यादा बड़ी होती चली गई। तो उन्हें लगा कि ज्यादा बड़ी गाय है, खाना ही ज्यादा खा रही है जिंदा रहने के लिए, और फिर उतना ही ज्यादा चाहिए उसको अपने मेंटेन करने के लिए और दूध उत्पादन करने के लिए, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो ज्यादा बड़ी गाय की भी नेगेटिव मार्किंग शुरू हुई। फिर उन्हें लगा कि अब ये सब कुछ अच्छा हो गया तो प्रेग्नेंट होने में अच्छी होनी चाहिए, हर साल बच्चा होना चाहिए, तकलीफ आ रही है तो प्रेगनेंसी के ऊपर, और फिर आराम से बच्चा पैदा हो जाए, काविंग, इसकी भी वेटेज बढ़ाई।
और लास्ट में आते आते heifer और काउ कंसेप्शन रेट भी इस वेटेज में बढ़ा। लेकिन सन 2003 के बाद मिल्क पर सिलेक्शन धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि ज्यादातर गाय अब उस मिल्क क्षमता देने वाली बन गई, तो बाय डिफॉल्ट मिल्क तो बढ़ेगा ही। उन्होंने बाकी चीजों पर, टोटल फैट केजी पर, टोटल प्रोटीन पर, कि दूध गुणा फैट प्रतिशत, दूध गुणा प्रोटीन प्रतिशत, इन सब पे सिलेक्शन ज्यादा की और सिर्फ दूध के ऊपर नहीं की। लेकिन हम आज उस पोजीशन में अभी नहीं हैं। लेकिन हम उस पोजीशन में हैं कि जो उन्होंने 1971 तक से गलती कर रहे थे, जो आज की हमारी पोजीशन है, उन्हें 2010 तक ये समय लगा। लेकिन हम आज एक ही दिन में ये पलट सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आज वो सारे साधन हैं, वो सारे बुल्स हैं जो आपको ये सारी जानकारी देते हैं, सोमैटिक सेल स्कोर, अडर, फीड, बॉडी साइज, बड़ा छोटा, प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, ये आप करके एक ही जनरेशन में, जो उन्होंने 35 साल में हासिल किया, आप 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में कर पा रहे हैं। तो हम उससे सीख के ये काम आगे कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। कैसे हुआ? देश में नेट मेरिट जो था, हम जब नेट मेरिट वो है कि अगर आप वो बुल का इस्तेमाल करेंगे किसी और बुल के, एवरेज बुल के प्रति, तो आपको कितना अधिक लाभ होगा। मान लीजिए मेरे पास एक बुल है, सारे देश में बुल हैं, उनका एवरेज जो स्कोर है, मान लीजिए उसको मैं इस्तेमाल करता हूं, तो उसकी जो आने वाली बच्चियां है वो 200 लीटर ज्यादा दूध देगी। तो 200 लीटर की कीमत 25 रुपए के हिसाब से लगाएं तो 10,000 रुपए होती है। तो 10,000 रुपए का नेट मेरिट हुआ उसका, उसको डॉलर में कन्वर्ट करके यहाँ लिखा है। लेकिन उससे पहले 2016 से पहले हमारे पास 335 था। 2016 में डॉक्टर प्रकाले उसमें बहुत बड़ा उन्होंने रोल अदा किया। जब हमें परमिशन दी महाराष्ट्र सरकार ने कि हम बाहर से बुल इंपोर्ट कर सके, तो हमने अपनी अमेरिका एबीएस फैसिलिटी से, जो न्यूक्लियस बुल फैसिलिटी है, वहां से इंपोर्ट की, और उसका जो नेट मेरिट था वो 788 था। इसका मतलब वो लगभग 56,000 रुपए पर पर फर्स्ट जनरेशन, पर वन काउ इन वन ईयर, वो बेनिफिट बढ़ाता है। लेकिन 2020 में हमने फिर किए, और उसकी जो नेट मेरिट है वो लगभग 1,000 है, $1,000 के करीब। तो लगभग वो अब 80,000, 75,000 के करीब ज्यादा एवरेज उसकी बढ़ाता है। तो आप ऐसे इस तरह से कीजिए। वो जेनेटिक्स महाराष्ट्र में गौरव की बात है कि वहीं खड़ी है। वो सब करने के बाद जब उसको अच्छा चाहिए तो उसको बचिया ही चाहिए, तो उसलिए सेक्सेल, जो ये मेरे ख्याल से भारत की डेयरी इंडस्ट्री में वाइड रेवोल्यूशन के बाद एक सबसे बड़ी इंटरवेंशन हुई, जो हमने यहीं उसका उत्पादन शुरू किया, जिससे कि हम अपनी भी ब्रीड्स को सबको सेक्स कर पाए। है क्या? ये 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी है जो बहुत जेंटल है। डॉक्टर प्रकारे ने आपको स्लाइड बताया कि कैसे डीएनए में फर्क होता है, और लेजर लगा के फ्लो साइटोमेट्री से करंट लगा के नोजल से उसको पास किया जाता है, और उसके बाद वो अलग अलग होते हैं एक्स और वाई में। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी आई एबीएस की, ये जेंटलर थी, इसमें कोई नोजल नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, इसके अंदर कोई बहुत ऐसे इतनी स्पीड से नहीं गुजारा जाता कि उससे सीमन की जो फीमेल सीमन के ऊपर कोई प्रभाव पड़े, कोई करंट नहीं लगाया जाता। तो इसलिए ये ज्यादा जेंटल है, और इसीलिए इसका रिजल्ट भी पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी तकनीक से लगभग 5 से 7 प्रतिशत ज्यादा है पूरे विश्व में। ये दिखाया है कि जो वाई क्रोमोसोम है छोटा है, जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अलग अलग ब्रीड में कितना वेरिएशन है, लेकिन ब्रीड के अलावा हर जगह, हर स्पीशीज में भी वेरिएशन है। तो इसके अंदर जैसे जैसे ये वाई कह रहा है कि भाई जो एक्स है वो ज्यादा है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो माउस में, बुल में, डॉग में, सब में एक फर्क है। और जिराफ में 4.4% है, चिंचला में 7.5% है। लेकिन इसके अंदर अगर आप बोवाइन देखते हैं तो वो 3.8% के करीब फर्क है, बुल जो इसमें दिख रहा है। तो इससे ही पता लगाया जाता है कि एक्स और वाई को अलग कर लिया जाता है, और उसके बाद वाई को निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो जो सीमन में बचा वो सिर्फ एक्स ही बचा। जब आप गाय को इंसेमिनेट करेंगे तो वो एक्स ही जा करके आगे फर्टिलाइज कर सकता है, वाई फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। ये वो इंस्ट्रूमेंट है सेस्ट का जो आज वहाँ सांगली में चल रहा है पिछले कई सालों से। इसमें आप देखते हैं कि अलग अलग 4 स्टेशन हैं, सीवन सेक्स हो रहा है,
और वो ग्रेविटी से अपने आप नीचे गिरता है, इसमें कोई नोजल नहीं और प्रेशर नहीं है, और स्टेट ऑफ द आर्ट इनएक्टिवेशन लेजर सिस्टम है। और इसमें फ्लो सेल के साथ साथ, फ्लो साइटोमेट्री के साथ साथ सबसे एडवांस्ड ऑप्टिक्स का, सबसे एडवांस्ड लेजर्स का और सबसे एडवांस्ड फ्लूइडिक्स का इस्तेमाल हुआ है, जो बहुत से नए आने वाली जो बड़ी बड़ी तकनीक हैं, जो और बड़े टेक्नोलॉजीज में काम होती हैं, उन सबको मिला के इसका एक समावेश बनाया गया। इससे किस किस प्रजाति में उपलब्ध है, तो साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, कांकरेज, थारपारकर, साहिवाल क्रॉस, गिर क्रॉस, कांकरेज क्रॉस, मुर्रा, मेहसाना, जाफराबादी में भी है अब इस स्लाइड के बनने के बाद, होस्टिन और जर्सी में है ही। जो आप काला देख रहे हैं दुनिया में पहले भी था, होस्टिन जर्सी में पहले भी था। ब्राजील में हम गिर का करते थे और गिर क्रॉस का, जिसको गिरलैंडो कहते हैं, करते थे। लेकिन जितनी नीली हैं, साहिवाल, सिंधी, कांकरेज, थारपारकर, हरियाणा भी इसमें जुड़ गया है, इसमें अब गंगा तीरी भी जुड़ गया है। तो ये सब जो ब्रीड्स हैं, ये सब हमने पहली बार इस देश में सेक्स की, जो यहाँ पर जब हमने 2017 में प्रोडक्शन शुरू की, उससे अब आपके पास ये भी ताकत है कि आप इन सभी ब्रीड्स में भी सेक्स सीमन ले सकते हैं। कहाँ कहाँ ये फैसिलिटीज हैं? अमेरिका में, इंग्लैंड में, ब्राजील में, यूके में, नॉर्वे में, और इंडिया में सांगली में है, मेहसाना में गुजरात में है, बाबूगढ़ उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में अब होने वाली है, जैसा कि बताया, करार हुआ है महाराष्ट्र में, और पाटन गुजरात में है, जिसकी जो उत्पादकता है वो इसी या अगले महीने शुरू होगी। और देश के सम्मानीय और माननीय जो व्यक्ति हैं उसका उद्घाटन करेंगे। आज मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन जल्द वहां पर भी बनना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मुर्रा ब्रीड, मेहसाना ब्रीड और जाफराबादी ब्रीड को भी यहाँ सेक्स किया गया, पूरी दुनिया में पहली बार। कंसेप्शन रेट बहुत चीजों पर निर्धारित करता है। सबसे ज्यादा मेल पे मतलब सीमन पे, फीमेल पे मतलब कि गाय पर, उसकी रिप्रोडक्टिव कंडीशन पर, उसकी फीडिंग पर, उसके न्यूट्रिशन पर, उसके अंदर एनर्जी बैलेंस पर, उसके बाद कैसे सीमन को रखा गया, हैंडलिंग की गई, कहाँ उन्होंने इंसेमिनेट किया, इंसेमिनेशन की टेक्नोलॉजी पर। तो इन सब चीज़ों पर निर्धारित करके एक समावेश बनकर एक कंसेप्शन रेट आता है। लेकिन हमने जब 7 प्रदेशों में 7 अलग अलग ब्रीड में किया, तो भैंसों में थोड़ा कम रहता है, लेकिन गायों में ज़्यादा रहता है। कंसेप्शन रेट की भी दर ज़्यादा है, और सेक्स का जो अनुपात है वो 90% और उसके आसपास ही मिलता है, और लगभग बहुत सी जगह पर 90 से ज़्यादा भी मिला, 88, 89 से लेकर के 94, 95 तक मिलता है। ये एक शायद आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी हो, तमिलनाडु में हमने जो तमिलनाडु लाइवस्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी को से जो करार हुआ, उनको सीमन दिया, तो वहाँ पर 95.7% बचिया हुई। और ये पिछले महीने अखबार में छपा, लेकिन नवंबर में छपा था, पिछले महीने नवंबर में छपा न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, जब उनके डायरेक्टर ने वहाँ पर ये रिलीज किया डेटा। तो 95.7% जो उन्होंने जीनस ब्रीडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ABS से जो उन्होंने सीमन लिया था। तमिलनाडु ही नहीं, हम देश में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ काम करते हैं, जिसमें हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है जो कॉमफेड के थ्रू, उसके अलावा महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, कर्नाटका है, केरल है, असम है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, उत्तरांचल है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज सेक्स सीमन के बच्चे हैं। और ये एक हमारा कैंपेन भी था, जहां पुलवामा से लेकर और पेरम्बलूर तक, उत्तर से एकदम दक्षिण तक, और गुजरात में कच्छ से लेकर के और गुवाहाटी और इनफैक्ट त्रिपुरा तक एक सेक्स सीमन के काफ आज देश में है। ये 10 जनवरी का है। 10 जनवरी में माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी और हम इकट्ठे वहां पर एक पशु नस्ल प्रोग्राम में थे। उनका बहुत, जैसा कि डॉक्टर प्रकारे ने भी कहा, उनका बहुत जोर है कि देश में उत्पादकता बढ़े, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के थ्रू बढ़े, पशुओं की नस्लों में सुधार हो। तो उनके अपने एक जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका हल्का है बेगूसराय, वहां पर बरौनी डेयरी के थ्रू उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया।
जिसमें ABS का सेक्स सीमन दिया गया, वहां उसमें उन्होंने प्रयोग किया और वो आज की डेट में वहां पर 65% कंसेप्शन रेट आया, लगभग 64%, 64 पॉइंट कुछ। तो ये उनकी उसमें हुआ, लेकिन उसके लिए उन्होंने हमारे साथ, हमारा 1 महीना तक हमारे साथ उन्होंने चर्चा की। हमने उन्हें एक SOP दिया, उन्होंने उस SOP को प्रिंट करा के अपने सारे पूरे डेयरी, पूरे कलेक्शन सेंटर, ब्लॉक्स, एक एक इंडिविजुअल उनके जो AI वर्कर्स हैं उनको दिया। उन्होंने उन गायों की पहले से उनको चिन्हित किया, पहचान की कि किस किस को सेक्स सीमन लगाना है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब प्रकाले ने बताया कि वो हेफर्स हों या फर्स्ट लैक्टेशन की हों तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। जब आप ज़्यादा लैक्टेशन में चले जाते हैं या रिप्रोडक्टिवली सही नहीं है या उसका हीट डिटेक्शन ठीक नहीं है तो रिजल्ट ठीक नहीं आता, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे सेक्स्ड हो। और सेक्स्ड में कन्वेंशनल से थोड़ा कम ही होता है कंसेप्शन का दर, तो और ज़्यादा दिक्कत है। तो उन्होंने AI वर्कर्स को सिलेक्ट किया, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 60% से ज़्यादा जिनकी गाभिन होने की दर है उनमें यूज़ किया जाए, जो अच्छे AI वर्कर, ट्रेंड AI वर्कर है उन्हें किया जाए। तो उन्होंने सबको नहीं दिया सेक्स सीमन, उन्हें ही दिया। उन सबकी ट्रेनिंग की, हमने डूज एंड डोंट्स बताया सेक्स सीमन का, पूरा SOP बताया, उनको प्रिंट करके भी दिया गया कि कैसे स्टोर करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे इंसेमिनेट करना है, क्या खास उसमें ध्यान रखना है। और इसी से उनका इतना बड़ा सक्सेस आया। हमारे लिए भी एक बड़ा विषय था, क्योंकि माननीय मंत्री जी की कंस्टिट्यूंसी थी कि उसके अंदर हमने भी और उन्होंने भी अच्छी तरह से करके काम किया। लेकिन इस करने से सेक्स सीमन के का रिजल्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आप भी, क्योंकि हर गाय के लिए सेक्स सीमन नहीं है और हर AI वर्कर के लिए सेक्स सीमन नहीं है। जो उस गाय को रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है उसके लिए नहीं है, जिसके यहाँ पहले डिस्टोकिया हो चुका है उसके लिए नहीं है, जिसमें रिटेंशन ऑफ प्लेजेंटा, प्लेजेंटा फंस चुका नहीं निकला, बाद में निकालना पड़ा ऑपरेशन करके, वो उसके लिए नहीं है। अगर वो रिप्रोडक्टिवली उसको मेट्राइटिस है या यूट्रस में और बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन है उसके लिए नहीं है। अगर वो 4 या 5 ब्यास से ज्यादा चल चुकी है उसके लिए नहीं है, क्योंकि आप चाहोगे कि आप अपनी सबसे नई जेनेटिक्स, बचिया है या फर्स्ट लैक्टेशन या सेकंड लैक्टेशन है, सबसे अच्छी गाय से सबसे अच्छी बचिया तैयार हो, तो ये उन्हीं के लिए है। और उनके थ्रू हो जिनका इनको अच्छी तरह से रख रखाव करने का ज्ञान है, हीट डिटेक्शन का ज्ञान है, और जो अच्छे AI वर्कर ट्रेन है, वो करेंगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। बहुत फायदे हैं, जिसमें सबसे अच्छी जेनेटिक्स तो मिलती ही है। वो जो सब लक्षण हमने देखा कि किसान चाहता है वो सब इसमें मिलता ही है। ज्यादा बच्चियां मिलती हैं, उसकी बाहर से किसान गाय खरीद के नहीं लाना पड़ता, उसकी कॉस्ट कम होती है रिप्लेसमेंट की। बाहर से गाय नहीं खरीद के लाता तो बीमारी भी साथ नहीं आती, तो बायोसिक्योरिटी रिस्क नहीं है। क्योंकि बच्चिया है, बछड़े में उसका सर और कंधा बड़ा होता है, बच्चिया में छोटा होता है, तो गाय में बच्चा फंसने की, डिस्टोकिया की प्रॉब्लम भी कम रहती है। जब दूध ज्यादा बढ़ता है और अगर उसके पास सरप्लस बहुत ज्यादा गाय से बचिया हो गई हैं, अगर उसको 5 ही चाहिए थी, 10 गाय में लगाया, 9 बचिया हो गई, तो वो 4 जो उसके अधिक हो गई, वो बचिया को बेचकर दूसरा आय का स्रोत भी उसके पास है। तो ये बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं सेक्सल के, जो बहुत से लोगों ने लिया। जो आप अब महानुभाव को देख रहे हैं और जिस काफ को आप देख रहे हैं, इसका नाम अर्शी है। ये देश में बने हुए सेक्स सीमन से पैदा होने वाली पहली बचिया है, जो उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में, तहसील रोया में, गांव कारब में पैदा हुई। जयदेव सरास्वत जो वेटनरी कॉलेज पंतनगर में डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट थे, डेयरी चलाते थे, वहाँ रख रखाव करते थे, उन्होंने रिटायर होके ये खोला और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। और अर्शी जो थी वो बीस्ट की बच्चिया थी, और जो वर्ल्ड नंबर 1 जो सुपर का बेटा था, आज भी है ये। और बीस्ट की डॉटर्स अब 40, 50, 60 लीटर तक दूध आराम से दे रही हैं। तो ये है कि कैसे कैसे इनको कंसेप्शन मिला, इसको 65% मिला। इनका नाम है, इन सब ने यूट्यूब में अपना खुद हमारा चैनल है, वहाँ वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। ये कुलदीप सिंह हैं, सुरेश पूनिया ये राजस्थान से हैं, इन सब ने किया है, तो आप उनको देखिए। लेकिन उसका अंत में इस सारी बात का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सबसे स्पष्ट ये है कि ये जरूरी नहीं कि आपकी गाय प्रेग्नेंट हो। आपको उससे ज्यादा जरूरी ये है ये पता करना कि आपकी गाय किस से प्रेग्नेंट हो, किस बुल से प्रेग्नेंट हो, किस सीमन से प्रेग्नेंट हो। ये ज्यादा जरूरी है
कि व्हाट यूर काउ इज प्रेग्नेंट टू, ये कहना। इस पूरे इतने उत्पादकता बढ़ाना और पशु उत्पादकता, प्रति पशु उत्पादकता बढ़ाना, जिसमें हमारा स्थान 93वां है। महाराष्ट्र में दूध उत्पादन में 7वां है प्रदेश में, और लगभग 13.9 मिलियन कैटल है, लगभग 1.30 करोड़। उससे अगर हम इस टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो शायद हम और कई राज्यों को पीछे छोड़ देंगे। इसमें बहुत तेजी से आप जेनेटिक में तरक्की कर सकते हैं, आप बदलाव कर सकते हैं। महाराष्ट्र का किसान वैसे ही बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रखता है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे उसने अनार में काम किया हो, चाहे उसने अंगूर में काम किया हो, ग्रेप्स में काम किया हो, चाहे उसने गन्ने में काम किया हो, चाहे उसने मक्का में काम किया हो, चाहे हल्दी में किया हो सांगली में, या नासिक में अंगूर में या सांगली में किया हो, या उसने अपने किसी और जैसे ऑरेंजेस में किया हो राजनांदगांव की तरफ। तो जब वो सब उसने किया है तो यहाँ पर दूध में भी वो इसी तरीके से तरक्की कर सकता है। और महाराष्ट्र के किसान ने सबसे ज्यादा, आप बताइए, लिक्विड फर्टिलाइजर बिकता है क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रिप इरिगेशन यहाँ अपनाई गई। तो किसान जागरूक है, और जागरूक के साथ साथ वो काम भी करता है, और इस तरह से अधिक जेनेटिक इंप्रूवमेंट वो अपने पशुओं में ला सकता है। आज उसके पास ये ताकत है, आज उसके पास ऐसे मैं कहूँगा ऐसे वेपन्स हैं लड़ने के लिए कम उत्पादकता की गंभीर समस्या से, कि वो उसको अपना सकता है। सिर्फ सीमन प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी नहीं, किसको बढ़ाना है, बुल्स को बढ़ाना है, अच्छी जेनेटिक्स का सीमन लगाना है। सिर्फ सीमन खरीदना अनिवार्य नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीन्स को खरीदना अनिवार्य है। सिर्फ मुझे अपनी बेटी का ब्याह करना जरूरी नहीं है, एक अच्छे व्यक्ति से, उसका अच्छे खानदान में, अच्छी पेडिग्री में और अच्छे गुण वाले आदमी से उसके शादी करना अनिवार्य है। हम यही देखते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सीमन लगा देना, सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट कर देना, ये जरूरी नहीं। आपको ये जरूर आप ध्यान रखिए कि आपकी गाय किससे प्रेग्नेंट है, उस सीमन जो आप खरीद रहे हैं उसमें जीन्स क्या है, उससे आने वाली बच्चिया में क्या सुधार होगा, क्या आप वो सुधार लाना चाहते हैं या नहीं, जो लाना चाहते हैं वो उस सुधार को ला पाएगा, क्या हम और ज्यादा अधिक देश के लेवल पर बुल प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, और क्या हम ऐसी गाय जो 5 ब्याह 6 ब्याह हो चुकी हैं और उतनी बार बार दिक्कत कर रही हैं, क्या हम उसको आईवीएफ के अंदर या उसके यूट्रस का इस्तेमाल करके क्या हम उससे और अधिक अच्छिया बच्चियां ले सकते हैं या नहीं। क्या हम इसको इनकॉर्पोरेट करें अपने प्रोग्राम में कि टॉप गायों में सेक्स सीमन लगाया जाए, उसके बाद जीनोमिक सीमन लगाया जाए नॉर्मल, और सबसे नीचे वाली गाय को प्रेग्नेंट करके या उसके यूट्रस को आईवीएफ में यूज करके, और एक वापस से सबसे बड़ा और सबसे नंबर 1 की बच्चियां बनाया जाए। तो ये बहुत जरूरी है, आप इन चीजों पर जरूर ध्यान रखिए। हम इसमें आपके साथ हैं। ये मैंने एक यूट्यूब लिंक दिया है, ये मुझे नहीं पता कि इस तरह क्लिक होगा या नहीं, पर आप एबीएस के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आप उसमें एक रानी करके एपिसोड 1 है, जिसमें जो महाराष्ट्र में शूट किया गया है पुणे के पास, आप उसको देखिए। वो देखेंगे तो आपको उससे भी शायद प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि मैं आपको ये कहता हूं कि जो बछिया का आना देश अपने घर में एक लक्ष्मी के आने के बराबर है, और लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं। सिर्फ इंसानों के रूप में लक्ष्मी नहीं आती, अगर बछिया आएगी तो आपको संपन्नता देगी, पैसा देगी, प्रॉफिटेबिलिटी देगी। लेकिन अगर बछड़ा आएगा तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा ना तो उत्पादकता देगा, बल्कि आपका खर्चा 3-4 महीने तक, जब या तो आप उसको छोड़ते नहीं, या उसको आप रखते नहीं, या आप उसको कहीं पैसे दे के नहीं छोड़ के आ सकते, तब तक हर रोज का उसका खर्चा भी होगा। तो वो खर्च है, और बचिया जो है वो लक्ष्मी है। तो आप तहे दिल से, आपके पास जब ये एक फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है, और महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का मैं अत्यंत आभारी हूं कि इतने कम दाम पर वो किसान को ये अवेलेबल करा रहे हैं। और भी स्कीम्स हैं जो आप देखेंगे, वो समय समय पर एमएलडीबी से जुड़े रहेंगे तो आपको पता लगेगा, जिससे कि आप अपनी गाय की उत्पादकता को एक अच्छे लेवल तक बढ़ा के ऊपर
ले जा सकते हैं। इसी के साथ आपका सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी प्रश्न है तो मैं प्रयास करूंगा, मेरे साथ डॉक्टर राहुल गुप्ता भी हैं, हम दोनों मिलकर आपके प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और अगर हमारे से वो नहीं हो पाया तो हम और अपने एक्सपर्ट से बात करके आपको उसका उत्तर आप तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से सेक्स फर्टिलिटी सेमेन की टेक्नोलॉजी और उनकी उपलब्धता के बारे में बताया। हमारे महाराष्ट्र के किसानों का भाग्य है कि आपके जैसी अच्छी कंपनियां और हमारे महाराष्ट्र सरकार के प्रकाले साहब के उनके प्रयास से हमारे द्वार में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बहुत ही कम पैसे में मिल रही है। ये हमारा भाग्य है। हम ये टेक्नोलॉजी का यूज करके हम हमारा लाइव स्टॉक अच्छी तरह से बढ़ाएंगे, ये आपके लिए वादा करता हूँ। और कुछ सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैं आपसे पूछता हूँ। तो पहला क्वेश्चन सर गौतम सर आपके लिए ही है। एक हमारे प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स है मयूर दाराडे सर करके, उन्होंने पूछा है कि एक बुल की पेडिग्री आप पढ़ के दिखाइएगा कि टीट लेंथ कैसी होती है और रियर लेग्स कैसा होता है और सोमेटिक सेल काउंट स्कोर कैसा हम पहचाने कैसे कि वो पेडिग्री या बुल अच्छा कैसा है या इनका बुल के पेडिग्री में जो दिया है वो हम कैसे पढ़ेंगे। ओके, मैं इसके लिए एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं कुछ शेयर करता हूं। ओके सर। देखिए, अब स्क्रीन पे मैं इसको बड़ा करूंगा तो ये स्लाइड शो है, आगे स्लाइड चली जाएगी, इसलिए मैं इसको ऐसे ही आपको देखना होगा। इसमें हर एक का स्कोर है। जब आप स्कोर देखते हैं तो आपको टांगों की संरचना कैसी होनी चाहिए। जब आप टांगों की संरचना को आप सिंपल तरीके से समझिए कि जो फुट का एंगल है, जो ये खुर के ऊपर का एंगल है, ये आपके आगे पैर के घुटने और शोल्डर के बीच में जाना चाहिए। इस लाइन को आप अगर सीधा खींचते तो पैरों का एंगल ऐसा होना चाहिए कि अगर आप इस नीचे के पैर के सेंटर से, ये हॉक जॉइंट जो इसको घुटना कहते हैं पीछे का, इसके सेंटर से जब आप एक लाइन बना करके खींचें तो वो यहां पीछे जो पिन बोन है उस पर मिलनी चाहिए। अगर आपका पैर ज्यादा एंगल पर मुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये ऐसे की बजाय ऐसे होता यहां, तो जब आप यहां से लाइन बनाते यहां से और इसके बीच से, तो ये गाय के पीछे खत्म होता। या ये ज्यादा सीधा होता तो आप जब यहां से यहां लाइन बनाते तो ये इसके आगे यहां खत्म होता सफेद पैच पर। तो ये लाइन एक लाइन में सीधा आना चाहिए, पीछे से बिल्कुल क्लियर हॉक जॉइंट मिलना चाहिए। जो थन है वो आगे फ्लैट रहना चाहिए और अडर पीछे की तरफ बढ़ना चाहिए। अडर में पीछे की तरफ से क्लीवेज आपको क्लेफ्ट दिखना चाहिए। दोनों थन पीछे के पास आगे के दूर होने चाहिए। ये जब आप पेडिग्री पढ़ते हैं तो आप इसको इस तरह से पढ़िए, जैसे मैंने आपको स्पाइक का उदाहरण लिया है। स्पाइक में अगर दूध 666 प्लस है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका में जो एवरेज उनकी अगर 12,000 है, तो अगर स्पाइक लगाएंगे उसकी डॉटर जो है 12,000 प्लस 666 पाउंड दूध एक्स्ट्रा देगी। प्लस का मतलब अच्छा
माइनस का मतलब एवरेज से कम। अगर आप लगाएंगे तो प्रोटीन की संख्या बढ़ेगी और प्रोटीन की परसेंटेज भी बढ़ेगी। फैट आप लगाएंगे तो +76 पाउंड लगभग की लगभग आप मान लीजिए तकरीबन 30 किलो बढ़ेगा। और 0.18% फैट की मात्रा अगर 3 है तो 3.18 हो जाएगी, 4 है तो 4.18 हो जाएगी, ऐसे बढ़ेगी। इस तरह से आप उस पेडिग्री को पढ़िए। जो क्या है, सायर क्या है, डैम क्या है, मैटरनल ग्रैंड सायर क्या है, ये जब आप इसको जानिए, और ये इसलिए क्योंकि आपकी इनब्रीडिंग अवॉइड करने में ये सहायक सिद्ध होगा। जब मैंने कहा 666 प्लस, तो इसका मतलब 666 पाउंड ज्यादा इसकी डॉटर दूध देगी। फैट का मतलब है कि +76, और जितने बुल्स अवेलेबल हैं वो इससे कम हैं, तो ये सबसे ज्यादा फैट को इंप्रूव करेगा। अगर आपको अपनी गाय में फैट बढ़ाना है तो आने वाली जनरेशन में आप इसका बुल सीमन यूज कीजिए, आने वाली बच्चियां में फैट बढ़ेगा। अगर आपको प्रोटीन बढ़ाना है तो ये +36 पाउंड 0.05%, तो प्रोटीन को आप बढ़ाना है तो आप ऐसा बुल का चयन कीजिए जो प्रोटीन को बढ़ाए। मान लीजिए आपके पास दूध अच्छा था, फैट भी अच्छा था, सब अच्छा था, लेकिन आपको प्रोटीन बढ़ाना है क्योंकि आपको ऐसे प्रोसेसर को दूध देना है जो आइसक्रीम बनाता है, पनीर बनाता है, ये जिसमें आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, या बेबी फूड बनाता है, नेस्ले है या कोई और है जो अपने बच्चों को जो हम दूध देते हैं लैक्टोजन 1 2 3 वो बनाता है, तो प्रोटीन ज्यादा चाहिए। या वो ऐसी जगहों के लिए दूध बनाता है जो आजकल ये जो नया जो यूथ है वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो एक वो तो प्रोटीन पाउडर आता है वो बनाता है, तो उसमें ज्यादा चाहिए। तो आप ऐसे सांड का चयन कीजिए जो स्पाइक से भी ज्यादा प्रोटीन देता हो, तो आप उसमें स्पाइक मत लगाइए, वो लगाइए। इसी तरीके से आप अलग अलग चीजों में चयन कर सकते हैं। आप इसमें अडर बिल्कुल देख सकते हैं, पीछे तक जाएगा, पीछे के पास हैं, यहाँ पर एक वी बनता है कट, आप पीछे से देखेंगे तो राउंड नहीं है अडर, नीचे से ऐसे नहीं, गोलाकार नहीं है, वो ऐसे आता है अंदर यू डब्ल्यू की तरह बनता है, एक डब्ल्यू बनेगा तो आपको वो अडर क्लेफ्ट मिलेगा। तो आप इसको जानिए। और जो आप डेटा पढ़ते हैं, जो आप डेटा पढ़ेंगे, सोमैटिक सेल स्कोर है, आप जितना कम है उतना अच्छा है, 3.2 से कम होना चाहिए। जैसे इसमें 2.86 है, तो जितना कम होगा उतना ही मेस्टाइटिस से लड़ने की क्षमता ज्यादा है और मेस्टाइटिस होने की समस्या कम है। ट्रांजिशन राइट, इसके स्टार देखिए, वो ट्रांजिशन राइट है जो ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज हैं जो वो बच्चा देती है ड्राई से, जब वो काविंग में जाती है, ट्रांजिशन में जाती है ज्यादा दूध देने के, तो मेट्राइटिस, कीटोसिस और मेस्टाइटिस, ये 3 ऐसी शिकायत है जिससे उसको जूझना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे बुल का चयन कीजिए जिसमें ज्यादा स्टार हो, 5 स्टार हाईएस्ट हैं, उसके बाद 4, फिर 3 ऐसे, तो आप जितना ज्यादा स्टार का होगा, अगर आपके यहाँ ऐसी समस्या है तो आप फिर 5 स्टार बुल का इस्तेमाल करिए। और उसका जो है लगभग 7 से 10% तक ये इसको बचाता है। तो अगर आपके पास सब कुछ है तो आप ऑलराउंडर लीजिए। अगर आपके पास फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो डीपीआर है, डॉटर प्रेगनेंसी रेट, जैसे इस बुल की +1.8 है, इसका मतलब जितनी ज्यादा होगी उसकी जो बचिया होगी उतना जल्दी ज्यादा फर्टाइल होगी, उतना जल्दी बचिया या बछड़ा देने में, कंसेप्शन होने में सक्षम होगी। अगर आप प्रोडक्टिव लाइफ आप चाहते हैं, लंबे समय तक दूध दे, लंबे समय तक चले, मेरे दूध की उत्पादकता बढ़े और पीक लंबे समय तक चले, एकदम पीक पे जाके एकदम डिप ना हो, तो आप प्रोडक्टिव लाइफ देखिए। उसमें उसकी 3 लैक्टेशन में 6 महीने तक के दूध के बराबर की मात्रा अधिक मिलेगी। तो प्रोडक्टिव लाइफ लंबे समय तक चलने के लिए प्रोडक्टिव लाइफ का स्कोर देखिए, जितना प्लस होके ज्यादा होगा उतना अच्छा है। और नेट मेरिट जैसे कि हमने चर्चा भी की, जब इस बुल का नेट मेरिट 698 है या 700 है, और आज की रेट में 75 रुपए का डॉलर है या 74 रुपए का डॉलर है, तो 55,000 रुपए इसकी नेट मेरिट हुई। तो स्पाइक हाईएस्ट नेट मेरिट बुल था, तो आपको वो फायदा मिलेगा, मान लीजिए आप कोई और बुल लगाते उसके मुकाबले में। आप ये ले देखिए, नेट मेरिट, फैट और जो प्रोडक्टिव लाइफ है, ये देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कलिंग का ना तो स्कोप है ना हम कर सकते हैं। तो आप इसको करिए। लेकिन जितने भी ये सब पेडिग्री देखिए, एक हम सेशन रखेंगे सिर्फ पेडिग्री पर, जिसमें पेडिग्री बताएंगे आप स्कोर को देख के कैसे कैसे करें, क्योंकि उसके बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें। लेकिन अल्टीमेटली आप प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ब्रीड कीजिए,
मुझे किसानों ने ये कहा कि जी मुझे भैंस से 30 लीटर दूध चाहिए, बजाय काली ना हो, पीली चलेगी। Right? तो वो स्कोर देखिए, और उसके लिए आप कहेंगे तो हम एक सबके लिए दोबारा सेशन रखेंगे, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो अगर आप देखें, पेडिग्री से छांटें, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू सर। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन है, वो जायज नहीं माना जाएगा, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में और कोई प्रोग्रेसिव किसान भी है और कोई नए किसान भी है, उनके लिए एक सवाल पड़ता है कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन से पैदा हुई बच्ची फर्स्ट लैक्टेशन में कितना मिल्क देती है? ओके, देखिए, जैसा हमने कहा, जेनेटिक्स है, माँ से आधा आता है, पिता से आधा आता है। सेम बुल को आप 3 लीटर की गाय में लगाएंगे, 10 लीटर की गाय में लगाएंगे, 20 लीटर की गाय में लगाएंगे, 30, तो उसकी भी क्षमता आएगी। तो जितने क्षमता की गाय है, जितने क्षमता का बुल है, जितना दोनों ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आएगा। लेकिन आप इसमें इसको इस तरह से भी देखिए कि ऐसा नहीं कि अगर 3 लीटर वाली गाय है या 5 लीटर वाली गाय है या 10 लीटर वाली गाय है उसमें सेक्सी में नहीं लगा, उसमें जरूर लगाइए। हमें ये से तरक्की नहीं करनी है कि आज मेरे पास 10 लीटर की गाय है, फिर मैं उसकी बच्चिया को 12 लीटर वाला बनाऊंगा, फिर 15 लीटर वाला बनाऊंगा, फिर 17 लीटर वाला बनाऊंगा। ऐसे करके मैं 30 लीटर अगले पिछले अगले 25 साल में पहुंचूंगा नहीं। अगर आपके पास 50 लीटर वाली बुल्क देने की क्षमता का सीमन है, तो आप इमीडिएटली उसको 10 लीटर में लगाइए और आपको लगभग 25 लीटर तक वो दूध देगी। अगर आपके पास 40 लीटर वाली है, उसमें आप 50 लीटर वाला लगाते हैं, तो लगभग 44-45 लीटर तक ऊपर जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से आके इम्पैक्ट आता है, माँ का भी और पिता का भी। तो आप ये डिपेंड करता है कि कितने लीटर देने वाली गाय में आप लगा रहे हैं, और वो फर्स्ट लैक्टेशन में कितना दूध देती थी। थर्ड लैक्टेशन जनरली हाईएस्ट हो जाता है। लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसी गाय है जो आज 40 लीटर देती है थर्ड लैक्टेशन में, लेकिन वो फर्स्ट लैक्टेशन में 20 लीटर देती थी, उसमें मैं 50 लीटर का सीमन लगाऊंगा, तो यकीनन 30 लीटर से ज्यादा आपको फर्स्ट लैक्टेशन में ही मिलेगा। तो आपको इस तरह से दोनों चीजों को साथ लेकर के जोड़ के देखिए। अगला सवाल, दुसरा प्रश्न आहे, परकाळे सरांसाठी प्रश्न आहे. परकाळे सर, आपल्या महाराष्ट्रातील शेतकरी विचारतायत की ABS चे हे गव्हर्नमेंटनं पुरवणारे सिमेंट्स आहेत, ते कुठे उपलब्ध होईल आणि त्याची किंमत काय असेल आणि ते सहज उपलब्ध होण्यासाठी काय करावे लागेल? उपलब्ध तर आमच्याकडे होईल. MLDB ते विकत घेणार आहे ABS कडनं, ते आमच्याकडे उपलब्ध होईल. आणि तुम्ही डिमांड नोंदवली, समजा मोठा फार्म असेल तुमचा 100, 200, 500 गायींचा, आणि तुम्ही डिमांड नोंदवली, तर तुम्हाला आमचे 3 लॅबोरेटरीज आहेत. पुण्याला एक आहे, नागपूरला एक आहे आणि औरंगाबादला एक. तिथून त्या शेतकऱ्याला थेट आम्ही उपलब्ध करून देऊ. अन्यथा समजा एखादीच गाय आहे, 2 गायी आहे, 3 गायी आहे आणि त्याला इन्सिमिनेशन करता ते पाहिजे, तर त्याच्या जवळच्या दवाखान्यामध्ये ते आम्ही उपलब्ध करून देऊया. आणि त्याची किंमत सिमेंटची किंमत असणारी 575 रुपये. जर तुम्ही 100 स्ट्रॉ नेल्या तर त्याचं 57,500 रुपये तुम्हाला पडतील. आम्हाला काय, म्हणजे त्यांच्याकडनं ज्या किमतीला आम्ही विकत घेणार त्याच किमतीला आम्ही ते शेतकऱ्याला देणार आहे. आणि जर दूध संघांनी घेतलं आमच्याकडनं, तर दूध संघांना सुद्धा आम्ही त्याच किमतीला उपलब्ध करून देऊ. दूध संघांनी जर आणखी स्वतःचं काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन शेतकऱ्याला देण्यासाठी टाकावं, असं माझं त्यांना आव्हान आहे. म्हणजे ते अंतिमरित्या शेतकऱ्याला कमी किमतीमध्ये पडेल. ओके सर. याच्यानंतर काही रिलेटेड प्रश्न आपल्या संदर्भात नाही आहेत. याच्यानंतर मग आपण नितीन रवी दादा काय बोलतील? क्लोजिंग सेशन रवी दादाकडे. दिनेश सर, तुम्ही काही बोलणार आहे का? नाही. ओके, मग आभार प्रदर्शन करून घ्यायचं का? हो. हो. तर सर्वप्रथम सर्व IDFM मेंबर्सला नमस्कार. आणि एक अत्यंत उत्कृष्ट दर्जाचं इंटरॅक्शन आज इथं आपल्या प्लॅटफॉर्मवर झालेलं आहे. आणि आज IDFA फॉर्म केल्यानंतर सार्थ अभिमान वाटतो की MLDBनी सुद्धा महाराष्ट्र शासनाची जी अनुदानित रेटवर म्हणता येईल सेक्स सॉर्टेड सिमेन जे पशुपालकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी IDFAचा प्लॅटफॉर्मचा वापर केलेला आहे. आणि एक डायरेक्ट योजनेचा
पूर्ण सादरीकरण डॉक्टर परकाळे सरांनी पूर्ण पशुपालकांसमोर केलेलं आहे. त्यांचा हेतूही त्याच्या मागे एकदम शुद्ध आहे की ही जी योजना जास्तीत जास्त पशुपालकांपर्यंत पोहोचावी आणि तिचा लाभ जास्तीत जास्त पशुपालकांनी घ्यावा. आणि सेक्सेल सिमेन हे एक क्रांतिकारक जे आपल्या पुढे आपल्या समोर टूल आलेला आहे त्याचा वापर करून आपल्या महाराष्ट्राची दूध उत्पादकता चांगल्या पद्धतीने वाढवता येईल, या मागे महाराष्ट्र शासनाने एक खूप क्रांतिकारक निर्णय हा घेतलेला आहे. त्याबद्दल पूर्ण महाराष्ट्रातील तमाम पशुपालकांच्या वतीने मी MLDBचा असेल, महाराष्ट्र शासनाचा असेल, आभार व्यक्त करतो. आणि विशेष आभार डॉक्टर परकाळे सरांचा करतो की त्यांनी हा प्लॅटफॉर्मचा वापर केला आणि ही योजना शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत कशी येईल त्याच्यासाठी महत्वपूर्ण पाऊल उचललं. और उसके बाद मैं थैंक्स कहूँगा डॉक्टर अरविंद गौतम सर को, जिन्होंने उनके बिजी शेड्यूल से, उनकी कॉन्फ्रेंसेस है 2-3 दिन डे बाय डे, फिर भी उन्होंने वक्त निकाला और एक अच्छे तरीके से एकदम सिंपल लैंग्वेज में जीनोमिक्स या ये जेनेटिक्स का कितना महत्व है एनिमल ब्रीडिंग में, उसको कंपेयर किया है नेशनल प्रोडक्टिविटी पे. मीन्स ये जो सेक्स सीमेन यूज करके कोई भी डेयरी फार्मर अपने देश के लिए काम कर रहा है, इस चीज को उन्होंने कनेक्ट किया है. और ये एक तरह से सही भी है क्योंकि इसकी वजह से ही जो अभी जो नॉन यूज एनिमल्स बहुत ज्यादा है इंडिया में बाकी देशों की वजह, तो ये एनिमल्स कम होते जाएंगे और जो प्रोडक्टिविटी वाले एनिमल्स भारत में बढ़ेंगे, महाराष्ट्र में बढ़ेंगे. और इसके लिए EBS ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ जो प्रयास शुरू किया है वो बहुत ही अच्छा है और फार्मर्स को बहुत उसका बेनिफिट होगा. तो सर आपने टाइम निकाला और आपके साथ पर्दे के पीछे से डॉक्टर राहुल गुप्ता जो कुछ बोले नहीं लेकिन उन्होंने सब पीछे से सब हैंडल किया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. और ऐसे ही आगे चल के रिजल्ट दिखेंगे महाराष्ट्र में 1-2 साल में और प्रोडक्टिविटी निश्चित रूप से बढ़ेगी. और ये इनमें MLDB रहा, महाराष्ट्र शासन रहा और आगे चल के EBS जिनस भी रहा, ये बहुत ही अच्छा काम करेंगे ये सोचते हैं. और हम सब डेयरी फार्मर्स के तरफ से मैं अत्यंत आभारी हूँ आप सब लोगों का, जिन्होंने टाइम निकाल के इधर सब फार्मर्स को इतना अच्छा से मार्गदर्शन किया. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, आप कभी भी आवाज देंगे हम खड़े मिलेंगे आपको. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके, नमस्कार. 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 बंद करता हूँ. हो, यस.